डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 271, फोर्ट उडोन का प्रभुत्व। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। दरार। जादूगर वद्रक और जादूगरनी बेला ने अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, फिर भी झुलसती लपटें उन तक नहीं पहुंची। उल्टे उन्हें ठंड का एहसास हुआ और वे कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। इस प्रकार जादूगर वद्रक और जादूगरनी बेला ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उनके सामने हवा का एक बर्फीला झोंका आया था, जिसने डोनॉफ की फ्लेमिंग रे को तुरंत जमा दिया। वे बच गए। हे ग्रे विंग अलायंस इन दिनों और भी ज्यादा दुस्साहसी होता जा रहा है। क्या तुमने मेरे फोर्ट उडोन के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की? तभी एक बूढ़ा जादूगर धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला। उसने जादूगर बेला और जादूगर वद्रक को घूरते हुए कर्कश स्वर में बात की। ये फोर्ट उडोन का एक जादूगर है। इस वृद्ध जादूगर को देखकर ग्रे विंग एलायंस के विरोधी स्पेल कास्टर्स को लगा कि स्थिति कुछ हद तक परेशानी वाली हो गई है। कुर्दमानसला द्वीप समूह पर ग्रे विंग एलायंस की जबरदस्त ताकत थी। हालांकि अगर ग्रे विंग एलायंस किसी चीज से डरता था तो वह था फोर्ट उडोन। फोर्ट उडोन के लोगों को संभालना मुश्किल था, क्योंकि उनमें से किसी एक के खिलाफ लड़ने पर फोर्ट उडोन के अन्य जादूगर संयुक्त प्रतिशोध में निर्दयी और निर्दयी हो जाते। ये फोर्ट उडोन की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे आंतरिक रूप से बेहद एकजुट थे और ग्रे विंग एलायंस उन्हें उकसाना नहीं चाहता था। वे अभी तक फोर्ट उडोन के जादूगर नहीं बन पाए हैं। उदास चेहरे के साथ डोनॉफ धीमी आवाज में विरोध करने से खुद को रोक नहीं पाए। वृद्ध जादूगर शांत रहा और ठंडे स्वर में बोला, चूंकि उन्होंने फोर्ट उडोन में शामिल होने का फैसला कर लिया है, इसलिए वे फोर्ट उडोन के जादूगर हैं। क्या ग्रे विंग एलायंस वालों ने अब इस द्वीप पर फोर्ट उडोन के हम जादूगरों पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत की है? जैसे ही उसने ये कहा, कुछ जादूगर पीछे से दौड़े आए। उन्होंने भी उस बूढ़े जादूगर की तरह काले वस्त्र पहने हुए थे, बस उनके वस्त्र पर उनके पद का प्रतीक चिन्ह अंकित था। वे काले वस्त्रधारी जादूगर थे, तीसरे दर्जे के जादूगर। बोर्डो, फोर्ट उडोन में तुम सब भी नासमझी मत करो। ये दोनों फोर्ट उडोन में नहीं हैं। अगर तुम अब भी अपनी नाक अंदर डालना चाहते हो तो अगर मैं खुद को रोक ना पाया तो मुझे दोष मत देना। डोनॉफ के पीछे से एक लंबा जादूगर आया, जिसकी दाढ़ी बहुत ही पतली थी और जिसके चारों ओर एक खतरनाक सा माहौल था। फ्लार, वृद्ध जादूगर, जिसका नाम बोर्डो था, उस घुंघराली दाढ़ी वाले जादूगर को देखकर थोड़ा बदल गया। वह जानता था कि इस बेहद खतरनाक दिखने वाले जादूगर का नाम व्लार था, जो एक दुर्जय जादूगर था। व्लार ग्रे विंग एलायंस में चौथे स्तर का जादूगर था। जादूगर बोर्डो जानता था कि व्लार चौथे दर्जे का जादूगर है और अगर वे सब मिलकर भी काम करें तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी जादूगर बोर्डो दांत पीसता रहा और ठंडी हंसी हंसा। जादूगर व्लार, ऐसा नहीं है कि तुम्हें फोर्ट उडोन के बारे में पता नहीं है। अगर हम बिना कुछ किए बस देखते रहे तो भविष्य में फोर्ट उडोन के लिए और क्या बचेगा। हमने कभी किसी साथी को नहीं छोड़ा। जादूगर बोर्डो के प्रेरणादायक शब्दों ने मलिन के दिल को थोड़ा झकझोर दिया। हालांकि उसने पहले सुना था कि फोर्ट उडोन के जादूगर बेहद एकजुट थे, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि यह एकता असल जिंदगी में कैसी दिखती है। इस समय बोर्डो और अन्य जादूगर कुछ वास्तविक प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि वे जीत नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। जादूगरों की दुनिया में साथी मिलना मुश्किल है। उदाहरण के लिए डोनॉफ और जादूगर येलेन के मामले में, जादूगर येलेन ने डोनॉफ को बहुत सहायता दी थी, उसे उसकी साधना सिखाई थी। हालांकि डोनॉफ ने अंततः जादूगर येलेन को मार डाला। स्पेलकास्टर्स की दुनिया में यह एक सामान्य यथार्थवादी और क्रूर घटना थी। इसके विपरीत फोर्ट उडोन की पूर्ण एकता, साथियों की कुछ हद तक निर्विवाद रक्षा, विले ही देखने को मिलती थी। बोर्डो, मुझे आश्चर्य है कि आज तुम उन्हें कैसे बचाओगे। बाइंड। जादूगर व्लार ने गुस्से से भरी आंखों से एक ठंडी हंसी हंसी। इसके बाद उसने एक पवन प्रकार का बंधन मंत्र डाला, जिसने बोर्डो और अन्य जादूगरों की गतिविधियों को पल भर में सीमित कर दिया। हालांकि जादूगर व्लार काफी क्रोधित था, लेकिन वह बोर्डो और फोर्ट उडोन के अन्य जादूगरों को मारने के लिए इतना बेशर्म नहीं था। हालांकि बेला और वद्रक अलग थे, क्योंकि वे आधिकारिक तौर पर फोर्ट उडोन के जादूगर नहीं थे। इसलिए जादूगर व्लार ने अपनी निगाहें उन पर गड़ा दी। उसकी आंखों में ठंडे जानलेवा इरादे भरे हुए थे। डोनाग, आगे बढ़ो। ये देखकर कि जादूगर व्लार ने अपनी चाल चल दी है और बोर्डो और बाकी जादूगरों को बांध लिया है, डोनॉफ धीरे धीरे शांत होने लगा। जब उसने एक बार फिर बेला और वद्रक की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वद्रक और बेला, इसे छोड़ दो और मर जाओ।
डोनॉफ ने एक बार फिर हमला किया और उसने लगातार कई बार फ्लेमिंग रे का इस्तेमाल किया। झुलसा देने वाली लपटें हवा में फैल गईं और दोनों जादूगरों की ओर गरजने लगीं। डोनॉफ ने अपने पिछले हमले से सबक सीखा था और बेला और वद्रक को बचने का कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। वद्रक और बेला ने दोनों को घूर कर देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि फोर्ट उडोन के जादूगर भी सीमित थे और उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। लगता है इस बार कोई उम्मीद नहीं है। बेला, सब मेरी गलती है, जादूगर येलेन का बदला न ले पाना और तुम्हारी रक्षा न कर पाना। वद्रक ने अपना सिर हिलाया और बेला की ओर गहरी अभिव्यक्ति के साथ देखा और पूरे आकाश को ढकने वाली भयंकर लपटों का दृढ़तापूर्वक सामना किया। डॉट 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 पृथ्वी पर्दा। एक बर्फीली आवाज के आदेश के बाद आग की लपटें बेला और वद्रक पर टूट पड़ीं। हालांकि उनके शरीर मटमैली पीली रोशनी के आवरण में ढंके हुए थे। प्रकाश के इस आवरण के संरक्षण में, चाहे आग कितनी भी भयंकर क्यों न हो, वे बेला और वद्रक को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। किसने किया ये देखकर कि उसने बेला और वद्रक को नहीं मारा है, डोनॉफ का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया जब उसने भीड़ को देखा। सिर्फ दोनों ही नहीं, बल्कि वद्रक और बेला भी हैरानी से भर गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों को इस बात की थोड़ी सी खुशी महसूस हुई कि वे अभी मरे नहीं हैं। हमें किसने बचाया? बेला और वद्रक भी इसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। अपनी मौत का इंतजार करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए वे देख नहीं पाए कि वह कौन था जिसने जादू करके उन्हें बचाया था। एक इंसान के तौर पर तुम इतने असफल हो कि मुझे भी तुमसे घृणा होने लगी है। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति भीड़ से आराम से बाहर निकला। जादूगर मलिन, उसी ने हमें बचाया था। तो जादूगर मलिन असल में एक दूसरे दर्जे का जादूगर है। पृथ्वी का पर्दा बनाना आसान नहीं है। जादूगर येलेन ने पहले बताया था कि पृथ्वी का पर्दा बहुत जटिल है और जो भी इसे बना सकता है, वह एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली जादूगर होना चाहिए। ये देखकर कि यह मलिन था, बेला और वद्रक दंग रह गए। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि मलिन भी उनके जैसा ही है, बस एक प्रथम स्तरीय जादूगर। हालांकि अब लग रहा था कि मलिन उतना सीधा साधा नहीं था जितना वे सोच रहे थे। अर्थवेल जैसे जटिल द्वितीय स्तरीय मंत्र का निर्माण करने के लिए उसके पास निश्चित रूप से कोई असाधारण क्षमताएं होनी चाहिए। आप कौन हैं? डोनॉफ ने मलिन को आशंकित दृष्टि से देखते हुए प्रश्न किया। मलिन ने जवाब में बस हल्के से सिर हिलाया। शुरुआत में दूसरे जादूगरों के बीच के मामलों से उसे कोई सरोकार नहीं था। बेला और वद्रक के साथ जो हुआ, उससे वह हिल नहीं पा रहा था। बहरहाल, डोनॉफ ने जो किया उससे मलिन में भी घृणा पैदा हो गई। जादूगर येलेन को डोनॉफ का गुरु माना जा सकता था, फिर भी डोनॉफ ने घात लगाकर उसे मार डाला। इस तरह के कृत्य से मलिन को घृणा महसूस हुई और उसके अंदर हत्या करने की इच्छा पैदा हुई। अंधकार प्रकाश क्षेत्र। मलिन ने दोनों के साथ बकबक करने की जहमत नहीं उठाई और पहले स्तर का अंधकार प्रकार का जादू कर दिया। तुरंत ही प्रकाश की किरणें विकृत होने लगीं और दोनों का परिवेश घोर अंधकार में बदल गया। वह अंधकार में प्रकाश क्षेत्र के भ्रम में पूरी तरह खो गया। ठंडी बर्फ, जम जाओ। मलिन ने डोनॉफ को मारने की योजना नहीं बनाई थी। कुर्दमानसला द्वीप समूह पर ग्रेविंग एलायंस एक विशाल शक्ति थी, इसलिए डोनॉफ को सबक सिखाना और उसे मारना दो बिल्कुल अलग अलग मामले थे। इसलिए मलिन और परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही डोनॉफ के एक हाथ को जमा देने के लिए फ्रीजेड आइस का इस्तेमाल किया। फ्रीजेड आइस का जहर तेजी से उसके शरीर में घुस गया और डोनॉफ का एक हाथ तब से अपंग हो गया। मेरी बांह, तुमने मेरी बांह को अपंग बना दिया। मलिन ने डार्क लाइट दायरे को खत्म कर दिया, जिसके बाद डोनॉफ को होश आया। तुरंत ही उसने पाया कि उसकी एक भुजा में कोई संवेदना नहीं बची थी। एक जादूगर के लिए एक हाथ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, जादूगर मन की शक्ति के माध्यम से अपनी जागरूकता में जादू के मॉडल के अनुकरण पर भरोसा करके ही मंत्रों का प्रयोग करता है। दोनों हाथों के बिना भी मंत्रों के प्रयोग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इस तरह एक हाथ खोना घोर अपमान के समान होगा। उसके बाद औषधियां तैयार करना और रसायन विद्या पर शोध करना असुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि डोनॉफ गुस्से में था, उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उसने अभी भी अपनी बुद्धि नहीं खोई थी। मलिन ने पहले भी डार्कलाइट रेल्म का जादू चलाया था और वह जानता था कि वह मलिन का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। डार्कलाइट रियल्म अंधकार प्रकार के मंत्रों में एक बहुत ही जटिल मंत्र था और अपने स्तर से परे के मंत्रों को चुनौती देने की शक्ति रखता था। डार्कलाइट रियल्म का प्रयोग करके मलिन आसानी से डोनॉफ को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसे इस बात पर संदेह था कि डोनॉफ ग्रेविंग एलायंस का एक जादूगर था। इसलिए डोनॉफ केवल अपने दांतों को भींचकर मलिन को घूर सकता था, लेकिन उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। डोनॉफ के अलावा चौथे स्तर के जादूगर व्लार ने भी अपनी आंखें सिकोड़कर मलिन को देखा। तुम फोर्ट उडोन के जादूगर नहीं हो। असल में तुम कौन हो? जादूगर व्लार का चेहरा धुंधला था और उसने ठंडे स्वर में पूछा।
मलिन ने बेला और वद्रक की तरफ एक नजर डाली और उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसने शांति से कहा, मैं भी उनके जैसा ही हूं, कोई ऐसा जो फोर्ट उडोन का सदस्य बनने वाला है। यानी आप अभी तक फोर्ट उडोन के सदस्य नहीं हैं। जादूगर व्लार ने बात पलट दी और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, एक घुमक्कड़ जादूगर, जो कि कोई नामुमकिन सा है, ने मेरे ग्रे विंग एलायंस के एक जादूगर पर हमला करने की हिम्मत की। मैं बोर्डो को नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। इसके साथ ही जादूगर व्लार के शरीर के चारों ओर अग्नि तत्व की हिंसक हलचलें अचानक बढ़ गईं। अरे नहीं, जादूगर मलिन, जल्दी से भाग जाओ। व्लार, तुम्हारी हिम्मत। वे सब मेरे फोर्ट उडोन के जादूगर बनने वाले हैं। अगर तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की तो चाहे तुम ग्रे विंग एलायंस में भी छिप जाओ, फोर्ट उडोन तुम्हें जरूर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जादूगर बोर्डो अभी भी बंधा हुआ था। अब जब उसने देखा कि व्लार मलिन पर हमला करने वाला है, तो वह तुरंत दहाड़कर बाहर निकल गया। तुम्हारा फोर्ट उडोन कितना दबंग है कि कुछ मामूली जादूगरों के लिए मेरे ग्रे विंग एलायंस से लड़ रहा है, जो फोर्ट उडोन के सदस्य भी नहीं है। हाँ, बोर्डो, मैं उन्हें मार डालूंगा। तुम सब क्या कर सकते हो। जादूगर व्लार जोर से हंसा और उसका शरीर तुरंत ही भयंकर लपटों से घिर गया। इसके बाद आसमान से आग की लपटें एक प्रचंड तूफान की तरह बरसने लगी, सीटी बजाती हुई मलिन की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 272, फोर्ट उडोन का प्रभुत्व 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। प्रचंड लपटें पूरे आकाश में आग के समुद्र की तरह फैल गईं। ये चौथे स्तर का मंत्र था जो व्लार ने डाला था। मलिन ने गहरी सांस ली। इस समय उसका चोगा इसे झेलने में असमर्थ था और यहां तक कि उसने अभी अभी जो दूसरे स्तर का रक्षात्मक मंत्र अर्थवेल बनाया था, वह भी बिना किसी सुधार के चौथे स्तर के मंत्र को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए मलिन केवल सक्रिय रूप से हमला कर सकता था। पैंडोरा दानव क्षमता, ग्लेशियल फिंगर। मलिन ने अपनी एक पीली उंगली जादूगर व्लार की ओर बढ़ाई। पल भर में हवा का एक बर्फीला झोंका आया और जहां जहां से गुजरा, वहां बर्फ के क्रिस्टल बन गए। क्रैक क्रैक, अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल बन गए, जिनमें से कुछ ने तो हवा में ही आग की लपटों को घेर लिया, जो फिर जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गए। ये क्षमता चौथे स्तर के मंत्र को भी बर्फ में जमा कर सील करने में सक्षम थी। यह कोई ऐसा मंत्र नहीं होना चाहिए जिसे मलिन, एक जादूगर जो एक साधारण दूसरे स्तर का जादूगर भी नहीं था, कर सके। पेंडोरा डेमन एबिलिटी। ये पेंडोरा डेमन एबिलिटी है। क्या आपके पास वाकई पेंडोरा डेमन एबिलिटी है। जादूगर व्लार के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। पेंडोरा दानव क्षमता में एक अजीब और अथाह शक्ति होती है, और अगर किसी के पास पेंडोरा दानव क्षमता होती, तो जादूगर का स्तर पूरी तरह से अप्रासंगिक होता। ग्रे विंग एलायंस में जादूगर व्लार ने व्यक्तिगत रूप से एक द्वितीय स्तरीय जादूगर को देखा था, जिसने पेंडोरा दानव क्षमता विकसित की थी, तथा उसने तीसरे स्तर के शिखर पर एक जादूगर को आसानी से हरा दिया था। साथ ही उसने चौथे स्तर के जादूगर के खिलाफ भी मुकाबला किया था। इस प्रकार जादूगर व्लार पेंडोरा दानव क्षमता की शक्ति को अच्छी तरह जानता था। ये देखकर कि मलिन ने उसकी पेंडोरा दानव क्षमता का उपयोग किया है, वह तुरंत सतर्क हो गया। जैसे ही जादूगर व्लार रक्षात्मक मंत्र का जाप करने वाला था, मलिन के चारों ओर अशांत अंधकार तत्वीय उतार चढ़ाव अचानक बढ़ गए। अंधकार ज्वार, मलिन ने धीरे से आदेश दिया। एक पल में आसपास का प्रकाश अंधकार में हो गया और अंधकार तत्व की एक अंतहीन बाढ़ ज्वार की तरह बह निकली, जिसने जादूगर व्लार और बाकी लोगों को पूरी तरह से घेर लिया। डार्कनेस हॉट के संवर्धन के बाद डार्कनेस टाइड, व्लार जैसे जादूगर को आसानी से भ्रम में फंसाने में सक्षम हो गया, जिसकी माइंड पावर अभी चौथे स्तर तक ही पहुंची थी। जादूगर व्लार जरा सा भी प्रतिरोध नहीं कर पाया। उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया क्योंकि वह पूरी तरह से भ्रम में फंस गया था। दरार, ग्लेशियल फिंगर की ठंडक ने जादूगर व्लार की बांह को तेजी से जमा दिया। मलिन ने डोनॉफ को सजा देने की अपनी पिछली प्रक्रिया दोहराई और जादूगर व्लार की एक बांह को तुरंत अपंग बना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मलिन ग्रे विंग एलायंस के बारे में काफी आशंकित था, इसलिए उसने किसी को भी इतनी जल्दबाजी में मारने की हिम्मत नहीं की। फुश, मलिन ने डार्कनेस टाइड को भगा दिया और जादूगर व्लार को होश आ गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसके दाहिने हाथ में संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई थी। डोनॉफ की तरह मलिन ने उसके एक हाथ को भी अपंग बना दिया था। व्लार ने गुस्से से अपने होंठ काटे और उसका चेहरा काला पड़ गया और वह मलिन को किसी जहरीले सांप की तरह ठंडी नजरों से घूरने लगा। इस घूरने से मलिन बहुत असहज हो गया। अगर वह कहीं और होता तो व्लार को बहुत पहले ही मार चुका होता। हालांकि वे कुर्द मानसला द्वीप पर थे, इसलिए मलिन के पास अभी भी कई और विचार थे। व्लार, क्या हुआ। क्या ये फोर्ट उडोन से किसी का हमला है। एक असभ्य आवाज गूंजी और पीछे से कुछ जादूगर तेज भारी कदमों से आते दिखाई दिए। यह एक जादूगर था जिसके चेहरे पर 3 हल्के निशान थे, जिससे वह काफी खतरनाक लग रहा था। इस दागदार चेहरे वाले जादूगर ने व्लार की लटकती हुई बांह को देखकर एक एक करके मलिन, बोर्डो और बाकी लोगों पर अपनी नजरें घुमाईं।
हे कैप्टन, अगर आप देर से आए तो शायद मैं मर चुका होता। व्लार ने अपने होंठ चाटे। इस दागदार चेहरे वाले जादूगर को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक उभर आई थी। क्या यह उन्होंने ही किया था? दागदार चेहरे वाले जादूगर ने धीमी आवाज में ठंडे स्वर में प्रश्न किया। कैप्टन, ऐसा नहीं है कि आप फोर्ट उडोन के लोगों के बारे में नहीं जानते। दोनों और मुझे जो नुकसान पहुंचा, उसके लिए मलिन नाम का कोई आदमी जिम्मेदार था। व्लार ने मलिन को घृणा से घूरते हुए उस दागदार चेहरे वाले जादूगर के साथ घटी सारी घटना का वर्णन किया। ठीक है, तुम ही हो जिसने व्लार को नुकसान पहुंचाया। चाहे तुम फोर्ट उडोन से हो या नहीं, तुम्हें व्लार को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकानी ही होगी। चूंकि तुमने उसका एक हाथ अपंग कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे दोनों हाथ अपंग कर दूंगा। दागदार चेहरे वाले जादूगर से अचानक एक जबरदस्त शक्ति निकली। ये शक्ति 5वें स्तर के जादूगर की थी। दागदार चेहरे वाला जादूगर दरअसल 5वें स्तर का जादूगर था। बदसूरत कमीने, तुम हम फोर्ट उडोन के जादूगरों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हे, चलो, इस बूढ़े को दिखाओ कि तुम पिछले कुछ सालों में कितने बड़े हो गए हो। भीड़ में से एक तीखी आवाज गूंजी। जल्द ही, एक बुजुर्ग जादूगर, जिसने धूसर रंग का लबादा और सिर पर फटी टोपी पहनी हुई थी, धीरे धीरे बाहर निकला। उसके पीछे कुछ और धूसर रंग के लबादे पहने जादूगर थे। मलिन ने आंखें तिरछी करके देखा। उसने उनके पहने हुए वस्त्र पहचान लिए। ये वस्त्र फोर्ट उडोन के जादूगरों द्वारा पहने जाते थे। चूंकि वे धूसर थे, इसका मतलब था कि ये जादूगर चौथे स्तर से ऊपर के थे। विशेष रूप से, जो बूढ़ा आदमी बोल रहा था वह बहुत ही मुरझाया हुआ और दुबला पतला लग रहा था, मानो हवा उसे उड़ा ले जाएगी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ताकत जख्मी चेहरे वाले आदमी की ताकत से भी अधिक भयानक थी। उस बुजुर्ग को देखते ही जख्मी चेहरे वाले उस आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह बेहद अप्रिय लगने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, वालर, क्या तुम्हारा फोर्ट उडोन सचमुच इन लोगों को छुपाने वाला है? छिपाना? हे, वे सब हमारे फोर्ट उडोन के सदस्य बनने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि फोर्ट उडोन का हर सदस्य हमारा साथी है। अगर आप कहते हैं कि हम अपने साथियों के लिए छिप रहे हैं, तो ठीक है। क्या आपको कुछ कहना है? जादूगर वालर लापरवाही से बोला, जैसे उसे इसकी जरा भी चिंता न हो। जख्मी चेहरे वाले आदमी का चेहरा और भी उदास हो गया। ये फोर्ट उडोन था, जिसे किसी चीज का जरा भी डर नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका सामना ग्रे विंग अलायंस से हो रहा है या विजार्ड्स टावर से। चाहे वह किसी साधारण प्रथम स्तरीय जादूगर से ही क्यों न हो, जब तक वह फोर्ट उडोन का सदस्य है, तब तक वह कुछ भी नहीं रोक सकता। ये फोर्ट उडोन था। वे स्पेल कास्टर्स से अलग थे, बल्कि आदर्शवादी पागलों के एक समूह की तरह थे जो एक साथ इकट्ठा हो गए थे। स्पेल कास्टर्स की दुनिया में एक आदर्शवादी के लिए शायद जिंदा रहना मुश्किल हो, लेकिन अगर शक्तिशाली आदर्शवादियों का एक समूह इकट्ठा हो जाए, तो उनकी शक्ति अपार हो जाती, जिससे किसी भी अन्य गुट के लिए सिरदर्द पैदा हो जाता। चल दर, जख्मी चेहरे वाला आदमी जानता था कि वालर के आने से वे आज की स्थिति का फायदा नहीं उठा पाएंगे। फोर्ट उडोन के लोग पागलों का झुंड थे। अगर ग्रे विंग एलायंस वालों ने सचमुच हमला किया, तो उन्हें फोर्ट उडोन के ज्यादा ताकतवर जादूगरों के हमले का तुरंत सामना करना पड़ेगा। शायद ग्रे विंग एलायंस उनके लिए जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन तब तक वे बहुत पहले ही मर चुके होंगे। जख्मी चेहरे वाला वह आदमी ग्रे विंग एलायंस के बाकी लोगों को दुम दबाकर ले गया। तभी मलिन को फोर्ट उडोन की ताकत और प्रभुत्व का असली एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फोर्ट उडोन को कुर्दमानसिला द्वीप समूह का सबसे ताकतवर गुट कहा गया, क्योंकि वे वाकई ग्रे विंग एलायंस से ज्यादा ताकतवर थे। उनकी ताकत ग्रे विंग एलायंस से ज्यादा नहीं थी, बल्कि उनकी खासियत थी कि वे मुसीबत खड़ी करने से नहीं डरते, और फोर्ट उडोन के एक जादूगर को बचाने के लिए किसी दूसरे ताकतवर गुट से युद्ध करने की तो बात ही छोड़िए। अगर किसी जादूगर को फोर्ट उडोन से बचाना हो, तो चाहे कितना भी बड़ा बवाल क्यों न मच जाए, फोर्ट उडोन पूरी ताकत से उसका साथ देता। इसलिए, हो सकता है कि बाहरी लोगों को फोर्ट उडोन अनुचित और अत्याचारी लगा हो, लेकिन फोर्ट उडोन के सदस्यों को स्नेह और सुरक्षा की अतुलनीय भावना महसूस हुई। बूढ़ा वालर, मलिन, बेला और वद्रक की ओर बढ़ा। मलिन और बाकी लोगों का हालचाल जानने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सब फोर्ट उडोन में शामिल होने वाले हो? सच में, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फोर्ट उडोन तुम्हारे पीछे है, तो तुम्हें कुर्दमानसिला द्वीप समूह पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह बदसूरत कमीना पहले बहुत खूंखार और क्रूर लग रहा था, लेकिन उसने तुम सबको मारने की हिम्मत नहीं की। हे, उसे पहले भी फोर्ट उडोन के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। मलिन ने अपना सिर हिलाया, और बेला और वद्रक के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। ठीक है, आप सभी मेरे पीछे फोर्ट उडोन तक आ सकते हैं। जादूगर वालर ने हल्के से हाथ हिलाया, और फोर्ट उडोन से जादूगरों की भीड़ धीरे धीरे फोर्ट उडोन की ओर वापस चली गई। कुछ ही देर में समूह फोर्ट उडोन वापस लौट आया। जादूगर वालर ने मलिन को देखकर मुस्कुराया। जादूगर मलिन, तुम तो सिर्फ एक प्रथम स्तरीय जादूगर हो, ये वाकई अविश्वसनीय है।
वह व्लार एक घटिया जादूगर है, लेकिन फिर भी वह चौथे स्तरीय जादूगर है। तुम उस चौथे स्तरीय कीमियागर प्राणी को हराने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि उम्मीद है कि तुम एक धूसर वस्त्रधारी जादूगर बन सकते हो। जादूगर वालर को मलिन की स्थिति का पता नहीं था। उसे पता नहीं था कि मलिन पहले ही चौथे स्तर के कीमियागर प्राणी को हरा चुका था, और अब वह फोर्ट उडोन में 5वें स्तर के जादूगर का इंतजार कर रहा था, जो मलिन की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपनी औषधि तैयार कर रहा था। जादूगर वालर के जवाब में मलिन सिर्फ मुस्कुराया। इसके बाद जादूगर वालर ने मलिन और बाकी लोगों को उनके घर भेज दिया और फिर एक अर्थपूर्ण स्वर में कहा, कुर्दमानसला द्वीप समूह पर अगर आप किसी गुट में शामिल नहीं होते तो मुश्किल होती है। यही हाल उन शक्तिशाली घुमंतू जादूगरों का भी है। बेहतर होगा कि आप अपना मूल्यांकन जल्दी करवाएं और फोर्ट उडोन में शामिल हो जाएं। फिर आप फोर्ट उडोन के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे और कुर्दमानसला द्वीप समूह पर कोई भी फोर्ट उडोन के किसी सदस्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जादूगर वालर के स्वर में उसका पूर्ण आत्मविश्वास और आश्वासन झलक रहा था। इसके अलावा मलिन, वद्रक और बाकी लोगों ने आज फोर्ट उडोन के प्रभुत्व को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, तुम सब यहाँ आराम कर सकते हो। पहले मैं विदा लेता हूँ। जादूगर वालर ने गर्मजोशी से बात की और मलिन तथा बाकी लोगों को उनके घर वापस भेजकर वह जाने के लिए मुड़ा। स्विश! तभी एक भूरे वस्त्रधारी जादूगर घर के बाहर से दौड़ता हुआ आया। जादूगर वालर, तुम भी यहाँ हो। तुम गश्त पर क्यों नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धूसर वस्त्रधारी यह जादूगर स्पष्ट रूप से जादूगर वालर को जानता था, और जादूगर वालर के पिछले प्रश्न का उत्तर देने का इंतजार किए बिना ही उसने मलिन को देखा और उसकी ओर तेजी से बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जादूगर मलिन, जल्दी से मेरे पीछे आओ। जादूगर सकवारा ने अपनी औषधि तैयार कर ली है और अब तुम्हारे मूल्यांकन का इंतजार कर रहा है। मलिन ने सिर हिलाया। उसने दिनों का हिसाब लगाया और पाया कि उसे 2 दिन इंतजार करना पड़ा था। जादूगर सकवारा ने सचमुच अपनी औषधि बना ली थी और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। जादूगर सकवारा को शायद दूसरे लोग न जानते हों, लेकिन जादूगर वालर उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। ये सुनकर कि मलिन जादूगर सकवारा के मूल्यांकन को स्वीकार करने वाला है, उसे तुरंत कारण समझ आ गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसने अविश्वास से कहा, क्या कहा तुमने? जादूगर मलिन जादूगर सकवारा को चुनौती देने वाला है। जादूगर वालर, अगर आपकी रुचि है तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं और देख सकते हैं। हे, अगर जादूगर मलिन कामयाब हो गया तो पूरे फोर्ट उडोन को कितना बड़ा झटका लगेगा। भूरे वस्त्र पहने जादूगर का चेहरा आनंद से चमक रहा था। अध्याय 273, स्वर्ण पंक्तिबद्ध वस्त्र। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। शानदार सुनहरे हॉल में कई धूसर वस्त्रधारी जादूगर इंतजार कर रहे थे। उनका नेता एक मध्यम धूसर वस्त्रधारी जादूगर था जो मिलनसार और दयालु लग रहा था। हालांकि उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, फिर भी उसने कोई अधीरता नहीं दिखाई। जल्द ही मलिन हॉल में पहुंच गया। उसके पीछे जादूगर वालर, वद्रक और बेला भी थे। वे इस घटना से अनुभव प्राप्त करना चाहते थे। प्रिय जादूगर सकवारा, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। मलिन ने जादूगर सकवारा को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। 5वें स्तर के जादूगर होने के नाते जादूगर सकवारा मलिन से झुककर प्रणाम करने का हकदार था। हालांकि जादूगर सकवारा एक मिलनसार इंसान था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए भी इंतजार करवाया क्योंकि मैं इससे पहले एक औषधि बना रहा था। जादूगर मलिन, चलो शुरू करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम, एक प्रथम स्तरीय जादूगर, कैसे सोच रहे हो कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। मलिन ने सिर हिलाया, फिर दोनों उस पारदर्शी कमरे में दाखिल हुए जहां हर जगह रून लगे हुए थे। इस जगह पर 7वें स्तर और उससे नीचे के जादूगरों के हमले कमरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मलिन और जादूगर सकवारा ने एक दूसरे को देखा और सकवारा ने मलिन को याद दिलाया, जादूगर मलिन, मैंने सुना है कि आपके पास एक पैंडोरा दानव क्षमता है। हालांकि अगर आपके पास एक है भी तो आपने इसे केवल थोड़ी देर के लिए ही विकसित किया होगा, मूल रूप से चौथे स्तर के मंत्र के मानक तक। इसके अलावा मेरे पास भी एक पैंडोरा दानव क्षमता है। हालांकि ये परीक्षण करने के लिए है कि क्या आपके पास वास्तव में 5वें स्तर के जादूगर की क्षमता है, इसलिए निश्चिंत रहें। मैं अपनी पैंडोरा दानव क्षमता का उपयोग नहीं करूंगा। जादूगर सकवारा ने स्पष्ट कर दिया था कि मलिन की पैंडोरा दानव क्षमता उसके 5वें स्तर के रक्षात्मक मंत्र के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगी। इसलिए मलिन के लिए पैंडोरा दानव क्षमता से उससे जीतना पूरी तरह असंभव होगा। इसके अलावा जादूगर सकवारा के पास पैंडोरा दानव क्षमता भी थी, इसलिए मलिन को उसे हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इसके बजाय मलिन के लिए जादूगर सकवारा के सामने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता प्रस्तुत करना ही पर्याप्त था। मलिन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ये पहली बार था जब वह किसी 5वें स्तर के जादूगर को चुनौती दे रहा था। मलिन अपनी हालत सबसे अच्छी तरह जानता था। हालांकि फियरी कोलैप्स और ग्लेशियल फिंगर दोनों ही शक्तिशाली थे, फिर भी वे चौथे स्तर के मंत्र के बराबर ही थे।
शक्तिशाली पेंडोरा दानव क्षमताएं उच्च श्रेणी के चौथे स्तर के मंत्र से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी, जहां मलिन के फियरी कोलैप्स और ग्लेशियल फिंगर दोनों को ही अधिक शक्तिशाली पेंडोरा दानव क्षमताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बेशक, यह उन पेंडोरा दानव क्षमताओं के लिए था जो पूरी तरह से आक्रामक थीं। इस बीच, मलिन के डार्कनेस हॉट और फ्यूज अर्थ जैसी सहायक पेंडोरा दानव क्षमताओं को उसी पैमाने पर नहीं माना जा सकता था क्योंकि पेंडोरा दानव क्षमताओं को धीरे धीरे मंत्रों में मिला दिया गया था। अगर मंत्र शक्तिशाली होते तो वृद्धि की सीमा भी बहुत अधिक होती, मंत्र की अंतिम शक्ति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाती। यही कारण था कि मोल्टा साम्राज्य के युग में, जो कि मंत्रों का जादूगरों का गौरवशाली काल था, पेंडोरा दानव क्षमताओं को मंत्रों में एकीकृत किया जा सकता था, उन्हें सबसे कीमती पेंडोरा दानव क्षमताएं माना जाता था। मलिन ने जादूगर सक्वारा को उसकी ग्लेशियल फिंगर और फियरी कोलैप्स से चुनौती देने की भी योजना नहीं बनाई थी। उसकी ताकत ये दोनों नहीं थी, बल्कि उसका द्वितीय स्तरीय अंधकार प्रकार का मंत्र डार्कनेस टाइड, जो उसने हाल ही में बनाया था, उसकी ताकत थी। डार्कनेस टाइड, डार्कनेस हॉट के संवर्धन के साथ, आसानी से चौथे स्तर के जादूगर को उसके भ्रम में डाल सकता था। अब तक, मलिन ने डार्कनेस टाइड के इस संवर्धित संस्करण का प्रयोग एक बार भी नहीं किया था। अगर डार्कनेस हॉट के संवर्धन के अंतर्गत डार्कनेस टाइड का सशक्त संस्करण किसी 5वें स्तर के जादूगर को अपने मायाजाल में फंसा सके या किसी 5वें स्तर के जादूगर को जरा भी प्रभावित कर सके, तो मलिन अपनी चुनौती में सफल हो जाएगा। अन्यथा, वह किसी 5वें स्तर के जादूगर के सामने मुश्किल से ही टिक पाएगा। जादूगर सक्वारा, मैं शुरू करने वाला हूँ, मलिन ने गहरी आवाज में कहा। आगे बढ़ो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, वरना तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। सक्वारा ने शांत भाव से उत्तर दिया। इस बीच, सभी जादूगर हॉल में मलिन और सक्वारा को करीब से देख रहे थे, उनकी निगाहें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। अंधकार ज्वार, मलिन आखिरकार हिले। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और पूरा पारदर्शी कमरा एक झटके में अंधेरे में बदल गया। कमरे की स्थिति बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। भीड़ केवल यह महसूस कर सकती थी कि अंतहीन अंधकार तत्व उन्मत्ततापूर्वक कमरे की ओर एकत्रित हो रहे थे। दूसरे स्तर का मंत्र, हालांकि डार्कनेस टाइड वाकई शक्तिशाली है और तीसरे स्तर के जादूगर को भ्रम में डाल सकता है, क्या वह सिर्फ डार्कनेस टाइड के साथ जादूगर सक्वारा का सामना कर सकता है? कई जादूगर संशय में थे। यहां तक कि चौथे स्तर के धूसर वस्त्रधारी जादूगर भी सवालों से भरे थे। केवल जादूगर वालर, जो एक मध्यम धूसर वस्त्रधारी जादूगर था, गंभीरता से आगे देख रहा था। हॉल में मौजूद लगभग सभी जादूगरों को यह नहीं पता था कि मलिन ने डार्कनेस टाइड के 3 प्रयोग किए थे। उसके बाद, उसने डार्कनेस टाइड का एक और मजबूत संस्करण डाला था। यह उस समय मलिन की सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, डार्कनेस टाइड का एक मजबूत संस्करण। डार्कनेस हॉट के बढ़ने के साथ, मलिन को भी अंदाजा नहीं था कि यह इतनी शक्तिशाली हो सकती है। इस प्रकार, डार्कनेस टाइड डालने के बाद, उन्होंने जादूगर सक्वारा की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी। जादूगर सक्वारा का चेहरा शांत था, लेकिन जब मलिन ने डार्कनेस टाइड का प्रबल संस्करण डाला, तो उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी अपार मानसिक शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी। बुरा नहीं, जादूगर मलिन। अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं, तो आपके पास एक सहायक पेंडोरा दानव क्षमता भी है जो आपके मंत्र में समाहित है। अंधकार प्रकार के मंत्र को इतना बेहतर बनाने के लिए, मुझे अंधकार हृदय के अलावा कोई और पेंडोरा दानव क्षमता याद नहीं आ रही। अंधकार हृदय, होह, किंवदंतियों में जादूगरों के सबसे शानदार समय में इसे पेंडोरा दानव क्षमता का एक मजबूत स्पेक्ट्रम माना जाता था। अंधकार हृदय होने का मतलब है कि आप अंधकार के कृपापात्र व्यक्ति हैं। इस समय, जादूगर सक्वारा अभी भी इतनी स्पष्टता से बोल पा रहा था कि मलिन असफल हो गया था। डार्कनेस टाइड का उसका सशक्त संस्करण, डार्कनेस हॉट के संवर्धन के बावजूद, 5वें स्तर के जादूगर को भ्रम में नहीं डाल सका। कुछ देर रुकने के बाद, जादूगर सक्वारा ने मलिन पर अपनी नजर डाली। हल्की सी मुस्कान के साथ, उसने कहा, कितना अफसोस की बात है। अगर तुम चौथे स्तर के जादूगर बनोगे, तो डार्कनेस हॉट का असली असर पूरी तरह से जाहिर होगा। इतने साल हो गए हैं, मैंने अभी तक किसी को भी डार्कनेस हॉट की साधना करते नहीं देखा। तुम पहले हो। इसके अलावा, तुम्हारे चौथे स्तर के जादूगर बनने और डार्कनेस हॉट की असली शक्ति को सामने लाने की पूरी संभावना है। मलिन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी अफसोस था कि डार्कनेस हॉट को उसके मंत्र में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह डार्कनेस हॉट का सबसे मजबूत रूप नहीं था। ओह, मलिन ने तुरंत डार्कनेस टाइड को हटा दिया और कमरा धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में आ गया। बाहर खड़े जादूगर कमरे की स्थिति फिर से देख सकते थे। इसके बाद, मलिन ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, मैं हार गया हूं। कमरे का दरवाजा खुला। मलिन ने जादूगर सक्वारा को प्रणाम किया और कमरे से बाहर चला गया। हॉल में बैठे जादूगर सवालों से भरे एक दूसरे को अवाक होकर घूर रहे थे। चूंकि कमरा अंधेरे के तत्वों से भरा हुआ था, इसलिए वे मलिन को जादूगर सक्वारा से द्वंद्वयुद्ध करते हुए देख ही नहीं पाए। अंत में, मलिन ने बस अपनी हार की घोषणा कर दी, जो उन्हें हैरान कर गई। जादूगर मलिन,
जादूगर सकवारा भी कमरे से बाहर चला गया। उसने अपने आसपास धूसर वस्त्रधारी जादूगरों को देखा और फिर कहा, मैंने जादूगर मलिन की क्षमता की पुष्टि कर दी है। हालांकि वह अपनी चुनौती में असफल रहा है, उसकी क्षमता 5वें स्तर के जादूगर के बहुत करीब है। ऐसी क्षमता नौसिखिए धूसर वस्त्रधारी जादूगरों के बीच सुनहरे रंग का धूसर वस्त्र पाने के योग्य है। सुनहरे रंग का स्लेटी चोगा। जादूगर सकवारा, क्या जादूगर मलिन सचमुच इतना ताकतवर है? दूसरे धूसर वस्त्रधारी जादूगरों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने भी धूसर वस्त्र पहना था, लेकिन उनके वस्त्र सोने की परत वाले नहीं थे। फोर्ट उडोन में हर कोई सोने की परत वाले वस्त्र के महत्व को अच्छी तरह समझता था। मेरा इरादा यही है, मैं 7वें स्तर के जादूगरों को स्थिति समझा दूंगा। जादूगर सकवारा ने मलिन से फिर कहा, जादूगर मलिन, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे लगता है कि आपके लिए सोने की परत वाला वस्त्र पाना कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जादूगर सकवारा सीधे हॉल से बाहर चला गया और पीछे कई धूसर वस्त्रधारी जादूगरों को छोड़ गया। बिना किसी अपवाद के सभी धूसर वस्त्रधारी जादूगरों ने मलिन की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। सोने की परत वाला चोगा। लगता है जादूगर सकवारा भी सोने की परत वाला चोगा पहनता है। मलिन ने अपनी याददाश्त ताज़ा करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि जादूगर सकवारा का ग्रे चोगा वाकई सुनहरे रंग का था। ये जादूगर वालर से बिल्कुल अलग था, जो एक मध्यम ग्रे चोगा पहने जादूगर था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह स्वर्ण जड़ित वस्त्र कुछ विशेष अर्थ रखता था। बधाई हो, जादूगर मलिन। जादूगर सकवारा द्वारा आपकी ओर से सोने की परत वाले वस्त्र के लिए आवेदन करने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको आपका सोने की परत वाला वस्त्र जल्द ही मिल जाएगा। सोने की परत वाला चोगा, है ना? हम तो बस ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी में ऐसा चोगा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ धूसर वस्त्रधारी जादूगरों ने मलिन को बधाई दी। केवल मलिन ही इस स्थिति को लेकर असमंजस में था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनहरे रंग का वस्त्र किसका प्रतीक होता है। इसलिए मलिन जादूगर वालर से पूछे बिना नहीं रह सका, जादूगर वालर, सोने की परत वाले वस्त्र का क्या उपयोग है? जादूगर सकवारा ने भी पहले सोने की परत वाला धूसर वस्त्र पहना था। आप दोनों ही मध्यम धूसर वस्त्र वाले जादूगर हैं, आपने सोने की परत वाला वस्त्र क्यों नहीं पहना? जादूगर वालर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, मैं अपनी तुलना जादूगर सकवारा से कैसे कर सकता हूं? इसमें कोई शक नहीं कि जादूगर सकवारा सोने की परत वाला चोगा पा सकता है। अगर मैं 6ठे स्तर का जादूगर भी बन जाऊं, तब भी मुझे सोने की परत वाला चोगा नहीं मिल पाएगा। जादूगर मलिन, शायद आपको सोने की परत वाले चोगे का महत्व पता न हो, ये परम शक्ति का प्रतीक है। चाहे वह सोने की परत वाला काला चोगा हो या सोने की परत वाला धूसर चोगा, जो कोई भी सोने की परत वाला चोगा पहनता है, उसे अपने स्तर का सबसे शक्तिशाली जादूगर माना जाता है। ऐसे लोग अजेय माने जाते हैं। जादूगर मलिन, अगर आप एक नौसिखिए ग्रे रोब वाले जादूगर होने के बावजूद सुनहरे रंग की परत वाला ग्रे रोब प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चौथे स्तर के जादूगरों के बीच अजेय हैं, कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। सुनहरे रंग की परत वाला रोब प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। यह एक मध्यम ग्रे रोब वाले जादूगर या एक विशेषज्ञ ग्रे रोब वाले जादूगर बनने से भी बेहतर है। सुनहरे रंग की परत वाला रोब रखने से आपको कई ऐसे लाभ मिलते हैं जिनकी आप फोर्ट उडोन में कल्पना भी नहीं कर सकते। वालर की व्याख्या सुनने के बाद मलिन को बस इतना समझ आया कि सोने की परत वाला यह वस्त्र एक सच्ची प्रतिभा, एक अद्भुत प्रतिभा का प्रतीक है जिसमें असीम क्षमताएं समाहित हैं। फोर्ट उडोन को इन लोगों को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। इस बीच जादूगर सकवारा को शायद मलिन की क्षमता का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह मलिन को सोने की परत वाले वस्त्र के लिए आवेदन करने में मदद करने को तैयार था। हालांकि इस तरह मलिन ज्यादा ही अलग दिखाई देता, लेकिन उसे मिलने वाले फायदे भी बहुत ज्यादा थे। एक पल सोचने के बाद मलिन ने फिर भी जादूगर सकवारा के सोने के लिबादे के लिए आवेदन करने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। फिर वह स्वयं देखेगा कि उसे किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। अध्याय 274, ईमानदारी। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। 3 दिन बाद जादूगर सकवारा व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर पहुंचे जहां मलिन वर्तमान में रह रहा था। जादूगर मलिन, मेरे पीछे आओ। 3 किले के सरदारों में से एक, जादूगर ओमो, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सोने की परत वाला वस्त्र देना चाहता है। जादूगर सकवारा काफी उत्साहित दिखाई दे रहा था, यहां तक कि उसका स्वर भी उत्साह से भरा हुआ था। हालांकि मलिन थोड़ा चौंक गया। फोर्ट उडोन के 3 किलेदार थे और वे सभी 9वें स्तर के जादूगर थे। अब 9वें स्तर का श्रेष्ठ जादूगर मलिन से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। इससे मलिन बहुत परेशान हो गया था। आखिरकार मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र में एक भी 9वें स्तर के जादूगर से मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि डार्क मैजिक क्षेत्र में 9वें स्तर के जादूगर थे, लेकिन वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। यहां तक कि कुछ 7वें स्तर के जादूगर भी उनसे आसानी से नहीं मिल पाते थे। मलिन की तो बात ही छोड़िए। जाहिर है जादूगर सकवारा ने मलिन की झिझक भांप ली थी, इसलिए उसने उससे कहा, जादूगर मलिन, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जादूगर ओमो बहुत मिलनसार है। वह तुमसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हारी तरफ से सोने की परत वाला एक वस्त्र मांगा था। मलिन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। जादूगर सकवारा, कृपया रास्ता दिखाए। इसके बाद मलिन जादूगर सकवारा के पीछे पीछे एक रहस्यमय महल की ओर चल पड़ा। ये किला देखने में बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता था। यहाँ हरियाली का अद्भुत वातावरण था जो लोगों को ताजगी का एहसास कराता था। हालांकि किले के आसपास कोई जादूगर पहरा नहीं दे रहा था। नहीं, यह जगह रूनिक मैजिक सर्कल्स द्वारा सुरक्षित थी। मलिन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि फोर्ट उडोन का एक किला नेता इतनी असुरक्षित जगह पर रहेगा। जादूगर सकवारा मुस्कुराया। जादूगर मलिन, क्या तुम हैरान हो? जादूगर उमो सचमुच यहीं रहता है। सिर्फ जादूगर उमो ही नहीं, बल्कि बाकी 2 किलेदार भी यहीं हैं। वे जहां रहते हैं, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। किले के नेताओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, फोर्ट उडोन के प्रत्येक जादूगर के लिए उनके सामने सुरक्षा के रूप में खड़े होने का क्या उपयोग है, अगर कोई ऐसा हो जो किले के नेताओं को धमकी दे सकता है? मलिन ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। दरअसल, फोर्ट उडोन के सभी किलेदार 9वें स्तर के जादूगर थे। केवल महान जादूगर ही उन्हें धमका सकता था। यदि उनका शत्रु, महान जादूगर, उन पर आक्रमण कर दे, तो उन्हें भय था कि संपूर्ण फोर्ट उडोन की संयुक्त सेना भी कोई परिणाम नहीं ला पाएगी। ओ आदरणीय जादूगर ओमो, मैं जादूगर मलिन को आपके पास लाया हूँ। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो जादूगर सकवारा ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय उसने आदरपूर्वक महल की ओर आवाज लगाई। जादूगर सकवारा, शाबाश, अंदर आइए। महल के अंदर से एक आकर्षक आवाज आई। वह बेहद दयालु और दोस्ताना लग रही थी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। जादूगर सकवारा ने मलिन को देखकर मुस्कुराया, फिर दरवाजा खोला और मलिन को महल में ले आया। महल में स्याही की एक मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। सजावट परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण थी। दीवारों पर सुंदर चित्र टंगे हुए थे जिन्हें एक नज़र में ही पहचाना जा सकता था कि ये किसी प्रसिद्ध चित्रकार की कलाकृतियां हैं। चित्रों के अलावा कुछ कीमती दिखने वाले मिट्टी के बर्तन और एक स्लेटी रंग का कालीन भी था, जो पूरे कमरे की शोभा बढ़ा रहा था। फर्नीचर का चुनाव बहुत ही बारीकी से किया गया था और हॉल की व्यवस्था किसी कुलीन घर जैसी लग रही थी। जादूगर ओमो, ये जादूगर मलिन है। जादूगर सकवारा ने सामने की ओर मुंह करके एक अधेड़ उम्र के आदमी से, जो कुर्सी पर बैठा था, आदरपूर्वक कहा। उस आदमी ने कोई चोगा नहीं पहना था, बल्कि उसने नीले रंग का एक कुलीन व्यक्ति जैसा पहनावा पहना था और वह एक शिष्ट कुलीन व्यक्ति लग रहा था। हालांकि मलिन जानता था कि यह आदमी वाकई फोर्ट उडोन के किलेदारों में से एक था। वह सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक था, जादूगर ओमो। मलिन ने थोड़ा झुककर देखा। जादूगर ओमो, जो किसी रईस जैसा लग रहा था, किसी रईस से अलग नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें अकल्पनीय रूप से गहरी थीं। आंखें इंसान की आत्मा की खिड़कियां होती थीं। जादूगर चाहे कुछ भी छिपाने की कोशिश करें, उनकी आंखें उन्हें पल भर में धोखा दे देती थीं। जादूगर ओमो की नज़र मलिन को बेहद खतरनाक लगती थी। जादूगर ओमो, मलिन को अब तक मिले किसी भी जादूगर से ज्यादा खतरनाक था। जादूगर मलिन, ये सही है। आपका हमारे साथ होना फोर्ट उडोन के लिए सम्मान की बात है। जादूगर सकवारा ने आपकी ओर से एक सोने की परत वाला वस्त्र मांगा है। क्या आप जानते हैं कि सोने की परत वाला वस्त्र क्या दर्शाता है? जादूगर ओमो ने शांत भाव से पूछा। मलिन ने सिर हिलाया। मुझे बस थोड़ा बहुत पता है। सोने की परत वाला चोगा फोर्ट उडोन का सबसे बड़ा सम्मान है। जिस किसी के पास सोने की परत वाला चोगा होता है, उसे अपने साथियों में सबसे ऊपर माना जाता है। जादूगर ओमो ने जवाब सुनकर अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये गलत है। जिस किसी के पास सोने की परत वाला चोगा होता है, उसे अपने साथियों में सर्वोच्च नहीं माना जाता। वे अपने साथियों के बीच अजेय उपस्थिति होते हैं, एकमात्र प्रतीक। इतने साल हो गए, फोर्ट उडोन के नौसिखिए धूसर चोगा वाले जादूगरों में से किसी ने भी पहले कभी सोने की परत वाला चोगा हासिल नहीं किया। तुम पहले हो। अंततः मलिन को सोने से जड़े वस्त्र का असली महत्व समझ में आया। ये फोर्ट उडोन के सर्वोच्च सम्मान और फोर्ट उडोन के सर्वोच्च क्षमतावान जादूगर का प्रतीक था। अब मलिन को अंततः समझ में आ गया कि क्यों उसने, एकमात्र प्रथम स्तरीय जादूगर, जिसने केवल चौथे स्तरीय कीमिया राक्षस को हराया था और एक नौसिखिए ग्रे वस्त्रधारी जादूगर की पहचान प्राप्त की थी, जादूगर ओमो का ध्यान आकर्षित किया था। असली वजह सोने की परत वाला वस्त्र था। सोने की परत वाला वस्त्र दूसरों को आसानी से नहीं मिलता था। पूरे फोर्ट उडोन में बहुत कम जादूगर थे जिन्हें सोने की परत वाला वस्त्र मिला था। जादूगर मलिन, मैं, ओमो, पूरे फोर्ट उडोन का प्रतिनिधित्व करते हुए, अब आपको एक नौसिखिया सुनहरे रंग का धूसर वस्त्र प्रदान करता हूँ। आज से, आप फोर्ट उडोन में एक धूसर वस्त्रधारी जादूगर हैं। जादूगर ओमो ने गंभीर भाव धारण किए, फिर अपनी अंगूठी से एक सुनहरे रंग का धूसर वस्त्र निकाला। ये वस्त्र सामान्य धूसर वस्त्र से कुछ अलग नहीं था। बस गर्दन के क्षेत्र में अंतर था जहां एक अनोखी सुनहरी रेखा बुनी हुई थी। ये सुनहरी रेखा फोर्ट उडोन में जादूगर की पूर्ण पहचान और स्थिति का प्रतीक थी।
मलिन ने ये सोने की परत वाला वस्त्र जादूगर उमो से लिया था। इस पर कुछ रहस्यमयी रूनिक जादुई वृत्त उकेरे हुए थे जिनमें एक मजबूत रक्षात्मक क्षमता थी। हालांकि ये लगभग वैसा ही था जैसा मलिन ने रिसोर्स टॉवर से बदले में लिया था। ये तीसरे स्तर के हमले को मुश्किल से ही रोक पाता था। यद्यपि इस वस्त्र में कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी इसका अर्थ बिल्कुल अलग था। जादूगर सकवारा ने धीमी आवाज में मलिन से कहा, जादूगर मलिन, एक और बात है जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी। जिन जादूगरों ने सोने की परत वाला वस्त्र प्राप्त किया है, वे फोर्ट ओडोन में तुम्हारे स्तर के सभी जादूगरों को अपनी इच्छानुसार निर्देश दे सकते हैं। क्या सोने की परत वाला चोगा ऐसा अधिकार देता है? मलिन ने जादूगर उमो को अविश्वास से देखा। अपने सभी साथियों को आदेश देने का मतलब था कि मलिन फोर्ट ओडोन के सभी नौसिखिए ग्रे रोब वाले जादूगरों को आदेश दे सकता था, बशर्ते वह ये नौसिखिए सुनहरे रंग का ग्रे रोब पहने। वे ज्यादातर चौथे स्तर के जादूगर थे। यहाँ तक कि डार्क मैजिक क्षेत्र में भी वे अपने लिए एक टावर बनाने और दूसरे जादूगरों को सलाह देने में सक्षम थे। अब श्रेष्ठ चौथे स्तर के जादूगरों को मलिन द्वारा आसानी से आदेश दिया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने सोने की परत वाला वस्त्र पहना हुआ था। जादूगर उमो ने सिर हिलाया। ये सही है, जादूगर सकवारा सही कह रहे हैं। एक बड़े सम्मान के अलावा, सोने की परत वाला यह वस्त्र आपको कई जादूगरों को बिना शर्त आदेश देने का अधिकार भी देता है। अब आपके पास नौसिखिए सोने की परत वाला धूसर वस्त्र है, इसलिए आपके पास किसी भी नौसिखिए धूसर वस्त्रधारी जादूगर को आदेश देने की शक्ति है। इस प्रतिष्ठा ने मलिन को बहुत बड़ा झटका दिया। अगर फोर्ट ओडोन में उसकी इतनी प्रतिष्ठा होती, तो उसे लावा सॉइल की खोज में कोई दिक्कत नहीं होती। जादूगर मलिन, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए। चूंकि आपको स्वर्ण जड़ित वस्त्र प्रदान किया गया है, इसलिए आपको फोर्ट ओडोन का मूल माना जाता है। इसलिए आपको सर्वोच्च स्तरीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। जादूगर उमो ने एक सुनहरा अनुबंध पत्र निकाला और शांति से मलिन की ओर देखा। अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। मलिन ने भौहें चढ़ाईं और झिझका। उसे डार्क मैजिक रीजन के साथ हुए उस उच्चतम स्तरीय अनुबंध का ख्याल आया, जिसमें उसने ये वादा किया था कि वह डार्क मैजिक रीजन के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। फोर्ट ओडोन के साथ वह जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले थे, वह संभवतः पिछले अनुबंध के साथ टकरावपूर्ण होगा। ये सोचकर मलिन को एहसास हुआ कि उसे अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी होगी। इसलिए उसने कहा, जादूगर उमो, मुझे कुछ स्पष्ट करना है। मैं कोई घुमंतू जादूगर नहीं हूँ। मैं कहीं दूर से आया हूँ और मैं डार्क मैजिक रीजन नामक एक जादूगर संगठन का सदस्य हूँ। मैंने उनके साथ उच्चतम स्तर का अनुबंध भी किया है और डार्क मैजिक रीजन के साथ कभी विश्वासघात न करने का वचन दिया है। इसलिए मुझे डर है कि मैं अभी आपके अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। मलिन ने शुरू में सोचा था कि फोर्ट ओडोन एक बिखरी हुई सेना है और कोई जादूगरों का संगठन नहीं है। उसने सोचा था कि इसमें कोई अनुबंध शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। चूंकि कुर्दमानसिला द्वीप समूह इतने वर्षों से विकसित हो रहा था, इसलिए वहां के कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक ठोस आधार तैयार कर लिया था। उनके पास कई अनुबंध पत्र भी थे। कुछ 100 वर्षों के बाद, ये पूरी तरह संभव था कि कुर्दमानसिला द्वीप समूह के प्रभावशाली लोग जादू टोने करने वाले संगठनों में तब्दील हो जाएं। डार्क मैजिक रीजन, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। मैं पहले फायर सिटी भी गया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जादूगर मलिन डार्क मैजिक रीजन का सदस्य होगा। जादूगर उमो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ देर सोचा और फिर आगे बोला, सच कहूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फोर्ट ओडोन डार्क मैजिक क्षेत्र के संपर्क में अक्सर नहीं आता। इसके अलावा वे एक दूसरे से काफी दूर हैं। दोनों के बीच कभी कोई टकराव नहीं हो सकता। इसलिए जादूगर मलिन और फोर्ट ओडोन के बीच हुए अनुबंध में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। ये कैसा रहेगा? अगर फोर्ट ओडोन और डार्क मैजिक रीजन के बीच कोई टकराव होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह बदला जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। ये कैसा लग रहा है? जादूगर मलिन, कॉन्ट्रैक्ट बदलने के बाद अब तुम्हें कोई हिचकिचाहट तो नहीं होगी? जादूगर उमो ने अनुबंध की विषय वस्तु को सीधे बदल दिया। अगर किसी दिन फोर्ट ओडोन का डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ सचमुच हितों का टकराव हुआ, तो मलिन फोर्ट ओडोन के साथ अपने अनुबंध को आसानी से रद्द कर सकता था। जादूगर उमो ने यही सबसे बड़ी ईमानदारी दिखाई थी। चूंकि यह डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ उसके अनुबंध के साथ संघर्ष नहीं करता था, इसलिए मलिन ने स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं की और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। मलिन को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पहले से ही पता थी, इसलिए उसने जल्दी से यह काम कर दिया। अनुबंध पत्र जादूगर उमो के पास सुरक्षित रखा गया। इस पत्र के साथ, मलिन को फोर्ट ओडोन के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, मलिन आधिकारिक तौर पर फोर्ट ओडोन का सदस्य बन गया। इसके अलावा, उसे फोर्ट ओडोन का मूल माना जाता था, जिसके पास सोने की परत वाला एक वस्त्र था जो सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अध्याय 275, बैंगनी ज्वाला द्वीप। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। जादूगर उमो ने विदा ली।
मलिन अब फोर्ट उडोन का सदस्य बन चुका था और उसके पास सोने की परत वाला एक वस्त्र था जो उसे बहुत प्रतिष्ठा दिलाता था। मलिन का पहला विचार जादूगर गेरसन द्वारा बताए गए ज्वालामुखियों के मानचित्र को प्राप्त करना था, जो केवल फोर्ट उडोन के सदस्यों को ही प्रदान किया जाता था। ज्वालामुखियों का नक्शा फोर्ट उडोन द्वारा कई वर्षों के अवलोकनों के बाद एकत्रित की गई संयुक्त जानकारी का एक नमूना था, इसलिए यह अत्यधिक विश्वसनीय था। अगर मलिन ज्वालामुखियों में लावा मिट्टी की खोज करना चाहता, तो उसे इस नक्शे की आवश्यकता होती। चूंकि फोर्ट उडोन एक विशाल किला था, इसलिए वहां कई जादूगर आते जाते रहते थे। यही एकमात्र जगह थी जहां फोर्ट उडोन के सदस्य आपस में व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा फोर्ट उडोन में एक बड़ा बाजार भी था। ये स्थान संसाधनों से समृद्ध था। हो सकता है कि वहां मंत्र, कीमिया और औषधियां हों। विरासत में मिली प्रकृति के कारण फोर्ट उडोन के संसाधनों की तुलना कुछ शताब्दियों बाद भी डार्क मैजिक क्षेत्र के संसाधनों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि चूंकि उन्होंने पूरे साल समुद्री जानवरों से लड़ाई लड़ी थी और विशाल समुद्र के बीच में जीवित बचे थे, इसलिए उन्होंने तरह तरह की अजीबोगरीब सामग्रियां और खजाने इकट्ठा कर लिए थे। इस प्रकार कुछ चीजें जैसे औषधि सामग्री, कीमिया सामग्री, विशेष औषधियां और जादुई कास्टिंग उपकरण ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें डार्क मैजिक क्षेत्र रखने में सक्षम था। मुझे ज्वालामुखियों का एक नक्शा दो। इसमें ज्वालामुखियों की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। मलिन ने एक युवा महिला जादूगरनी से कहा जो लगभग 15 वर्ष की थी। ये युवा महिला जादूगरनी देखने में भोली भाली थी। किसी कारणवश वह फोर्ट उडोन में शामिल हो गई थी। हालांकि वह युवा थी, फिर भी वह पहले स्तर की जादूगरनी थी। मलिन पर सुनहरे लबादे को देखते ही युवा जादूगरनी तुरंत घबरा गई और चिंतित हो गई। काफी देर तक उसने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मलिन को खाली आंखों से देखती रही। मलिन ने भौहें चढ़ाईं, फिर भारी स्वर में कहा, मुझे ज्वालामुखियों का नक्शा दो। मलिन के अधीर स्वर को सुनकर युवा महिला जादूगरनी को होश आया और उसका चेहरा पीला पड़ गया तथा वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। तभी महिला जादूगरनी एक बड़ा सा नक्शा लेकर मलिन के पास आई। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि क्या हुआ था। मुझे बहुत दुख है, मैंने पहली बार किसी सुनहरे रंग के जादूगर को देखा है, इसलिए मैं घबरा गई थी। मलिन मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। अब उसे फोर्ट उडोन में गोल्ड लाइनेड रोब की स्थिति का थोड़ा बेहतर अंदाजा हो गया था। जब वह अपने स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनकर यहाँ आए, तो रास्ते में मिले लगभग सभी जादूगरों ने अपने हृदय की गहराई से उनके प्रति प्रशंसा और सम्मान प्रदर्शित किया। मलिन ने नक्शा लिया और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। जैसी कि उम्मीद थी, नक्शे में कई ज्वालामुखियों को उनकी अपनी विशेषताओं के साथ दर्ज किया गया था। विवरण काफी स्पष्ट थे, जैसे कि ज्वालामुखी सक्रिय थे या नहीं, अतीत में उनमें कब विस्फोट हुए थे, और लगातार विस्फोटों के बीच का समय। ये वह मानचित्र था जिसकी मलिन को सबसे अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, इस नक्शे के लिए कितने मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता है? मलिन ने महिला जादूगरनी से पूछा। वह जानता था कि फोर्ट उडोन के बहुमूल्य संसाधन केवल फोर्ट उडोन के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध हैं, और उन्हें खरीदने के लिए मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होती है। जादूगर मलिन, आपके पास सोने की परत वाला एक वस्त्र है। फोर्ट उडोन के नियमों के अनुसार आपकी सीमा 10,000 एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों की है। हालांकि इस नक्शे की कीमत 3,000 एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों की है, फिर भी यह आपकी सीमा से ज्यादा नहीं है, इसलिए आप इसे सीधे ले सकते हैं। ओह, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मलिन हैरान था। जादूगर उमो और जादूगर सकवारा शायद उसे यह बताना भूल गए थे। 10,000 एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों की सीमा कोई छोटी रकम नहीं थी। फोर्ट उडोन के एक औसत सदस्य के पास निश्चित रूप से ऐसी प्रतिष्ठा नहीं थी। यह उन लोगों के लिए अद्वितीय थी जिनके पास सोने की परत वाला वस्त्र था। जब मलिन ने नक्शा रख लिया और जाने वाला था, तो उसने अचानक अपने पास एक काले वस्त्र पहने जादूगर को एक बुलबुले जैसी गोलाकार वस्तु खरीदते हुए देखा। मलिन ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? युवा महिला जादूगरनी ने जल्दी से समझाया। यह एक अनमोल वस्तु है जो गहरे समुद्र में रहने वाले एक जीव, नीली डॉल्फिन, के शरीर से प्राप्त होती है। इस बुलबुले को नीली डॉल्फिन का बुलबुला भी कहा जाता है। चूंकि कुर्दमानसला द्वीप समूह समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हमारा सामना हमेशा कई शक्तिशाली समुद्री जीवों से होता है। इसके अलावा विशाल समुद्र में कई अनमोल पदार्थ भी हैं। नीली डॉल्फिन के बुलबुले का काम हमें समुद्र के नीचे जाने में मदद करना है। नीली डॉल्फिन के बुलबुले की मदद से आप 8 घंटे तक पानी में रह सकते हैं। जब तक आप समुद्र के गहरे इलाकों में नहीं जाते, तब तक आप समुद्र के नीचे आसानी से घूम सकते हैं। मलिन नीली डॉल्फिन के बुलबुले को देखकर हैरान रह गया। 8 घंटे तक पानी में रह पाना इस बात का सबूत था कि नीली डॉल्फिन का बुलबुला वाकई एक अच्छी चीज है। ये सोचकर कि उसके पास अभी भी कुछ हजार मौलिक क्रिस्टल पत्थर हैं, उसने युवा महिला जादूगरनी से कहा, ठीक है, मुझे एक नीली डॉल्फिन का बुलबुला दे दो। जरूर, कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए। इसके बाद युवा जादूगरनी ने मुट्ठी भर बुलबुला पकड़कर मलिन को थमा दिया। उसने समझाया, नीले डॉल्फिन के बुलबुले को लंबे समय तक, कुछ सालों तक, रखा जा सकता है।
इसका इस्तेमाल भी आसान है। बस बुलबुले में हल्के से हाथ डालें, बुलबुला फैलकर बड़ा हो जाएगा और जादूगर को अपने घेरे में ले लेगा। इसके बाद आप समुद्र में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि जादू करते समय आपको बुलबुले को नुकसान न पहुंचाने का ध्यान रखना होगा, वरना अगर बुलबुला फट गया तो समुद्र के नीचे का भारी दबाव जादूगर को आसानी से कुचल सकता है। मलिन ने सिर हिलाया। वह अपने पिछले जन्म से ही जानता था कि समुद्र के नीचे का दबाव बहुत ज्यादा होता है। सबसे मजबूत धातु भी गहरे समुद्र में आसानी से कुचल जाती है, कमजोर शरीर वाले जादूगरों की तो बात ही छोड़िए। नीली डॉल्फिन के बुलबुले की कीमत मलिन को लगभग 3000 मौलिक क्रिस्टल पत्थरों से चुकानी पड़ी। भले ही मलिन के पास सोने से जड़ा हुआ वस्त्र होता, फिर भी उसके पास अब केवल 4000 मौलिक क्रिस्टल पत्थर ही बचे थे। सौभाग्य से मलिन की अंगूठी में कई मौलिक क्रिस्टल पत्थर थे, इसलिए वह अपनी सीमा के खत्म होने के बारे में चिंतित नहीं था। नक्शा और नीली डॉल्फिन का बुलबुला प्राप्त करने के बाद मलिन मुड़ा और चला गया। अपने कमरे में लौटकर मलिन ने जल्दी से नक्शा खोला और ध्यान से देखा। नक्शे पर बहुत सारे ज्वालामुखी दर्ज थे, उनमें से ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी थे। उनमें से बहुत कम संख्या में ज्वालामुखी पूरी तरह से निष्क्रिय थे या अक्सर फटते नहीं थे। सबसे पहले मलिन ने उन ज्वालामुखियों की तलाश की जो पूरी तरह से निष्क्रिय थे, क्योंकि वहां लावा मिट्टी की खोज करना उनके लिए सुरक्षित होगा। हाँ, मैं ये द्वीप चुनूंगा। मलिन ने अंततः वायलेट फ्लेम द्वीप नामक एक द्वीप चुना। मलिन ने पाया कि मृत ज्वालामुखी इसी द्वीप पर अधिक केंद्रित थे, इसलिए लावा मिट्टी की खोज के लिए यह उनके लिए सबसे उपयुक्त था। इसका एकमात्र नकारात्मक पहलू यह था कि यह द्वीप मुख्य द्वीप से बहुत दूर था। ये कुर्दमानसला द्वीप समूह के सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित था। मलिन अब पूरी तरह आजाद था और फोर्ट उडोन में आराम से घूम सकता था। सोने की परत वाले वस्त्र के साथ एक जादूगर के रूप में यह उसका एक अधिकार भी था। बहरहाल मलिन ने ठान लिया था। वह जल्दी से अपने कमरे से निकला और नक्शे पर लिखे रास्ते से वायलेट फ्लेम द्वीप की ओर चल पड़ा। समुद्री जानवरों को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आखिरकार हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। दुख की बात है कि हमारा तीसरा भाई मर गया। काले वस्त्र पहने जादूगर ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ हमारा तीसरा भाई ही नहीं, बल्कि क्रू भी था। जैसे ही समुद्री जानवर द्वीप पर हमला करते हैं, हमें अपनी जान की बाजी लगाकर द्वीप की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। कुछ काले वस्त्रधारी जादूगरों के चेहरे पर बेबसी का भाव था। फोर्ट उडोन में शामिल होने के पहले दिन से ही उन्हें कई लाभ मिले थे। पहले स्तर से लेकर तीसरे स्तर के जादूगर तक उन्होंने फोर्ट उडोन में उपलब्ध समृद्ध संसाधनों का भरपूर आनंद लिया था। सबसे बढ़कर फोर्ट उडोन का प्रत्येक जादूगर उनके लिए भाई जैसा था, जिससे उन्हें पारिवारिक गर्मजोशी मिलती थी, जो घूमते फिरते जादूगरों के रूप में उन्हें लंबे समय से महसूस नहीं हुई थी। इस प्रकार वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। जब समुद्री जानवरों ने द्वीप पर हमला किया तो वे स्वेच्छा से शक्तिशाली समुद्री जानवरों का सामना करने के लिए सबसे खतरनाक बाहरी द्वीपों पर आ गए। हालांकि कुछ महीनों की मार काट ने उन्हें धीरे धीरे थका दिया था। ये समुद्री जानवर अंतहीन लग रहे थे। हर हमले में जादूगरों की भारी संख्या में मौतें होती। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर वे द्वीप की रक्षा करने में नाकाम रहे तो उसका क्या होगा। वे फोर्ट उडोन को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा करने की कसम खा ली थी। कोई आ रहा है। क्या ये वो जादूगर हैं जिन्हें फोर्ट उडोन ने यहाँ भेजा है? काले बालों वाला, काले वस्त्र पहने एक जादूगर ने बहुत दूर तक देखा और धुंधली दृष्टि से उसे एक आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे बैंगनी ज्वाला द्वीप की ओर आ रही थी। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने वायलेट फ्लेम द्वीप पर बहुत सारे स्पेल कास्टर्स खो दिए थे, इसलिए फोर्ट उडोन आमतौर पर प्रतिस्थापन के रूप में अधिक स्पेल कास्टर्स को यहाँ भेजता था। मुझे जांच करने दो। जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वह फोर्ट उडोन द्वारा प्रतिस्थापन के रूप में भेजा गया जादूगर है, तो वह अकेला क्यों है? काले वस्त्रधारी जादूगरों के बीच एक धूसर वस्त्रधारी जादूगर बहुत ही आकर्षक दिखाई दिया। उसने आंखें मूंद लीं। उसने सोचा कि यह फोर्ट उडोन से भेजा गया कोई जादूगर नहीं है, इसलिए वह तुरंत चौकन्ना हो गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि जब वे कुर्दमानसिला द्वीप पर समुद्री जानवरों से लड़ रहे थे, तो उन्हें अन्य दो ताकतों ग्रे विंग एलायंस और विजार्ड टॉवर के आसपास सावधान रहना होगा। विजार्ड्स टॉवर के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर थी क्योंकि उन्होंने केवल सबसे बड़े और समृद्ध संसाधनों वाले द्वीपों पर ही नियंत्रण किया था। उन्हें वायलेट फ्लेम द्वीप जैसे गरीब और खतरनाक द्वीप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ग्रे विंग अलायंस के साथ मामला अलग था। वे हमेशा फोर्ट उडोन पर कड़ी नजर रखते थे। वे वायलेट फ्लेम द्वीप जैसे गरीब और खतरनाक द्वीप के लिए भी लड़ना चाहते थे। इन तीनों सेनाओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए वायलेट फ्लेम द्वीप पर जादू करने वालों ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। जादूगर बेटन, तुम बहुत ज्यादा सतर्क हो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रे विंग अलायंस के लोग अब कोई कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? क्या पिछली बार का सबक उन्हें सिखाने के लिए काफी नहीं था?
हे अगर सच में वे हैं तो हम उन्हें सीधे खत्म कर सकते हैं। मैं ग्रे विंग अलायंस के कमीनों से बहुत समय से परेशान हूँ। जब ग्रे विंग अलायंस का जिक्र हुआ तो काले बालों वाले जादूगर ने एक जबरदस्त मारक आभा बिखेरी। उसके हाव भाव देखकर दूसरों की रूह कांप गई। हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। मैं देख लूंगा। ऐसा कहने के बाद ग्रे वस्त्रधारी जादूगर बेयटन धुंधली आकृति की ओर चला गया। अध्याय 276 द्वीप पर जादू करने वाले। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। ओह, मलिन ने राहत की लंबी सांस ली। उसने द्वीप के उल्टे त्रिकोणीय आकार को देखा और समझ गया कि यही वायलेट फ्लेम द्वीप है। मैं अंततः वायलेट फ्लेम द्वीप पर पहुंच गया हूं। मलिन को मुख्य द्वीप से अपने गंतव्य तक पैदल चलने में कई घंटे लग गए। कुर्दमानसला द्वीप समूह में 10,000 से ज्यादा द्वीप थे और वे काफी दूर तक फैले हुए थे। इसलिए सबसे केंद्रीय स्थान पर स्थित मुख्य द्वीप से सबसे बाहरी वायलेट फ्लेम द्वीप तक पहुंचने में काफी समय लगा। अगर मलिन उड़ सकता तो यात्रा बहुत तेज होती। फिर भी उड़ने वाले मंत्र चौथे स्तर या उससे भी ऊंचे स्तर के मंत्र थे। हालांकि मलिन की वर्तमान शक्तियां चौथे स्तर के जादूगर की चरम शक्तियों के बराबर थीं, फिर भी वह उड़ने वाले मंत्र नहीं डाल सकता था। वायलेट फ्लेम द्वीप पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। साथ ही समुद्री हवा के साथ ताज़ी खुशबू भी थी, जो लोगों को तरोताज़ा महसूस करा रही थी। कितना मनोरम! यहाँ वायलेट फ्लेम द्वीप का दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि मलिन भी वायलेट फ्लेम द्वीप के नज़ारों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। ये वाकई मनमोहक था। अगर किसी से इस द्वीप पर हमेशा के लिए रहने को कहा जाए तो कई लोग इस विचार पर तुरंत राजी हो जाएंगे। वहां कौन है? उसी समय एक धूसर वस्त्रधारी जादूगर आसमान से उतरा। उसकी पैनी निगाहें मलिन को घूर रही थीं। धूसर वस्त्रधारी जादूगर चौथे स्तर या उससे ऊपर के जादूगरों का प्रतीक था, जिनके पास पहले से ही उड़ने के मंत्र थे। हालांकि जब धूसर वस्त्रधारी जादूगर ने मलिन के शरीर पर सुनहरे रंग की धूसर पोशाक देखी तो वह सिहर उठा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर सम्मान का भाव उभर आया और उसने मलिन को झुककर माफी मांगी। बेटन को पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, जादूगर महोदय। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फोर्ट उडोन के एक जादूगर होने के नाते जादूगर बेटन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सुनहरे रंग के धूसर वस्त्र का क्या मतलब होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सुनहरे रंग के वस्त्र पहने बहुत कम जादूगर देखे थे। इसके अलावा उन्हें शुरुआती धूसर वस्त्रधारी जादूगरों में से किसी के भी सुनहरे रंग के वस्त्र पहनने की याद नहीं आई। मुझे मत बताओ कि तुम फोर्ट उडोन में नए आए जादूगर हो। जादूगर बेटन के मन में अनगिनत विचार कौन थे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सम्मानजनक रही। उसने अपना परिचय नहीं दिया। जादूगर बेटन, आप मुझे मलिन कह सकते हैं। मलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जादूगर मलिन, किले के नेताओं ने तुम्हें यहाँ भेजा है। जादूगर बेटन ने सावधानी से पूछा। वह जानता था कि फोर्ट उडोन में जो जादूगर सुनहरे रंग की परत वाले धूसर वस्त्र धारण करते हैं, उनके पास अपार शक्ति और प्रभाव होता है, चाहे वे किसी भी स्तर के जादूगर क्यों न हो। एक बार सुनहरे रंग की परत वाला धूसर वस्त्र प्राप्त कर लेने के बाद किले के 3 सरदारों के अलावा किसी और के पास इन जादूगरों को तैनात करने की शक्ति नहीं होती। यही वजह थी कि जादूगर बेटन ने यह सवाल उठाया। आखिरकार उस समय वायलेट फ्लेम द्वीप ने बड़ी संख्या में जादूगरों को खो दिया था। लंबे समय तक फोर्ट उडोन ने जादूगरों को वापस भेजने का कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, किले के सरदारों ने मुझे यहाँ नहीं भेजा। मैं यहाँ किसी निजी काम से आया हूँ। ये सुनकर जादूगर बेटन के चेहरे पर थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन वह जल्द ही संभल गया। सुनहरे रंग के स्लेटी वस्त्र पहने जादूगर, क्या पता उनकी हैसियत कितनी खास होती होगी। फोर्ट उडोन में तो बिल्कुल संकी। इन जादूगरों को तो किले के सरदार भी प्रशिक्षण के लिए बहुत तरजीह देते थे, तो फिर वे मलिन को एक साधारण बैंगनी लौ द्वीप के अनजान खतरों में क्यों भेजेंगे। इस तथ्य को समझने के बाद जादूगर बेटन की भावनाएं भी शांत हो गईं। इसलिए उसने मलिन से कहा, जादूगर मलिन, आप पहली बार यहाँ बैंगनी ज्वाला द्वीप पर आए हैं। मुझे अनुमति दें कि मैं आपको बैंगनी ज्वाला द्वीप के जादूगरों से मिलवा दूं। मलिन ने सिर हिलाया। उसका इरादा कुर्दमानसला द्वीप समूह पर लावा मिट्टी की तलाश करने का था। इन जादूगरों की थोड़ी सी मदद, जिन्होंने अपना सारा समय वायलेट फ्लेम द्वीप पर बिताया था, लावा मिट्टी की उसकी खोज को जरूर आसान बना देगी। इस प्रकार मलिन जादूगर बेटन के पीछे पीछे द्वीप की गहराई की ओर चल पड़ा। आओ आओ आओ, पीते रहो। वायलेट फ्लेम द्वीप जैसी जगह पर कोई नहीं जानता कि कब मर जाएगा। हाँ, फोर्ट उडोन में बिताए ये कुछ साल मेरे जीवन के सबसे सुकून भरे दिन माने जा सकते हैं। मैं अब मरने की जहमत नहीं उठाऊंगा, ये सार्थक रहा है। शराब की गंध लिए बिखरे बालों वाला मोटा जादूगर जोर से हंसा। उसकी हंसी हवा के साथ बहकर द्वीप की सभी दिशाओं में फैल गई। मोटे, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? एक हंसी की आवाज आए और फिर जादूगर बेटन वापस आ गया। मोटे जादूगर ने आंखें फाड़कर देखा और कहा, जादूगर बेटन, तुम वापस आ गए। तुम्हारे पीछे जो आदमी आ रहा है,
मोटा जादूगर मलिन पर सुनहरे रंग का धूसर चोगा देखकर चौंक गया। वह तुरंत शांत हो गया। वह खड़ा हुआ और चेहरे पर गंभीरता लिए चिल्लाया, सुनहरे रंग का धूसर चोगा। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम यहाँ हो, जादूगर महोदय, मुझे माफ कर दो। जैसे ही मोटा जादूगर खड़ा हुआ, समुद्र तट पर आराम कर रहे कई जादूगर भी उसके पीछे खड़े हो गए, एक के बाद एक, और मलिन को उत्सुकता से देखने लगे। हालांकि स्पेल कास्टर्स को फोर्ट उडोन में शामिल हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने अपनी आंखों से कभी सुनहरे भूरे वस्त्र पहने स्पेल कास्टर्स को नहीं देखा था। इसलिए मलिन के आगमन के दृश्य ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। ये जादूगर मलिन है, वह कुछ निजी मामलों के कारण यहाँ है। जादूगर बेटन ने मलिन को समुद्र तट पर जादूगरों से मिलवाया। उसी दौरान मलिन ने उन जादूगरों का जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि यहाँ के जादूगर वास्तव में कमजोर नहीं थे। उनमें से कई तीसरे स्तर के जादूगर थे और कुछ चौथे स्तर के जादूगर भी थे। हालांकि इनमें से कुछ जादूगर उदास और हताश दिख रहे थे, मानो वे अभी अभी किसी बड़े युद्ध से गुजरे हों। मलिन ने समुद्र के अंतहीन विस्तार को देखा और उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। हाल ही में कुर्दमानसला द्वीप समूह पर कई समुद्री जानवरों ने हमला किया था, जो हर 3 से 5 दिन में एक बार होता था। इसलिए चाहे वह फोर्ट उडोन हो, ग्रेविंग एलायंस हो या फिर विजार्ड्स टॉवर, ये सभी अपने अपने नियंत्रण वाले द्वीपों पर अनगिनत समुद्री जानवरों से जूझ रहे थे। जहां तक वायलेट फ्लेम द्वीप की बात है, ये कुर्दमानसला द्वीप समूह के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से समुद्री जानवरों के कई हमलों का सामना किया होगा। मलिन ने यह सुनिश्चित किया कि वह जमीन से जुड़ा रहे और जादूगर बेटन तथा बाकी लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी। जादूगर बेटन ने हिचकिचाते हुए पूछा, जादूगर मलिन, मुझे याद आ रहा है कि फोर्ट उडोन के नौसिखिए धूसर वस्त्रधारी जादूगरों में से किसी को भी सोने की परत वाला वस्त्र नहीं दिया गया था। तो क्या आप अभी हाल ही में फोर्ट उडोन पहुंचे हैं, जादूगर मलिन? मलिन ने सिर हिलाया। उसे छिपने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए उसने संक्षेप में बताया, मैं वास्तव में फोर्ट उडोन में एक नया आगंतुक हूँ। मैं भाग्यशाली था कि किले के नेताओं ने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे सोने की परत वाला वस्त्र प्रदान किया गया है। उसके बगल में खड़ा मोटा जादूगर तुरंत अपना सिर हिलाते हुए जोर से बोला, जादूगर मलिन, तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सोने की परत वाला चोगा पाना आसान नहीं है। सोने की परत वाला चोगा पहनने वाला कौन सा जादूगर पूरी तरह से संकी नहीं होगा। सभी जादूगरी के स्तर से आगे चुनौती देने में सक्षम हैं। तुम एक नौसिखिए सुनहरे परत वाले भूरे चोगे वाले जादूगर हो, जिसका मतलब है कि किले के नेता तुम्हें पहचानते हैं। सभी चौथे स्तर के जादूगरों के बीच तुम्हारी उपस्थिति लगभग अजेय है। हे, हम इतने सालों से फोर्ट उडोन में हैं, हमें ये कैसे पता नहीं? मोटे जादूगर ने रहस्यमयी ठहाका लगाया और फिर बोलना जारी रखा, हम सोने की परत वाले चोगे वाले जादूगर, हे, मैंने उनके बारे में सुना तो होगा, लेकिन मैं उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। आज मैं जादूगर मलिन आपसे मिला हूं और मेरे हाथ में थोड़ी खुजली होने लगी है। कैसा लग रहा है, जादूगर मलिन? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि सोने की परत वाले चोगे वाले जादूगर वाकई कितने शक्तिशाली होते हैं? मोटा जादूगर बेयटन उस पर झट से चिल्लाया। उसने बेबसी से सिर हिलाया, जादूगर मलिन, उसकी परवाह मत करो। फैट्सो हमेशा ऐसा ही रहता है, हर किसी से लड़ना चाहता है। लेकिन जब समुद्री जानवरों को मारने की बात आती है, तो फैट्सो इसमें माहिर है। एक बार तो उसने मेरी जान भी बचाई थी। मलिन को जरा भी बुरा नहीं लगा। वह देख सकता था कि यह मोटा जादूगर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, बल्कि सिर्फ एक सुनहरे लबादे वाले जादूगर से लड़ना चाहता था। फिर भी मलिन ने मोटे जादूगरों की बराबरी की इच्छा के आगे घुटने नहीं टेके। अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ चौथे स्तर के जादूगरों को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होता। भले ही मोटे जादूगर के पास कुछ खास हुनर हो, फिर भी वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। मलिन वायलेट फ्लेम द्वीप पर लावा मिट्टी खोजने के उद्देश्य से आया था, इसलिए वह मामले को और उलझाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने विषय से हटकर लावा मिट्टी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। जादूगर बेटन, क्या आप लोग जानते हैं कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर लावा मिट्टी है? लावा मिट्टी? जादूगर बेटन एक पल के लिए रुका। तभी उसे एहसास हुआ कि मलिन के वायलेट फ्लेम द्वीप पर आने का मकसद लावा मिट्टी की तलाश करना था। जादूगर मलिन, मुझे लगता है आपने अपनी खोज पूरी कर ली है। यहाँ वायलेट फ्लेम द्वीप पर सभी ज्वालामुखी मूलतः विलुप्त ज्वालामुखी थे, इसलिए सुरक्षा कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अंदर लावा मिट्टी है या नहीं, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अगर जादूगर मलिन लावा मिट्टी की तलाश करना चाहते हैं, तो क्यों न मैं आपका मार्गदर्शक बनकर आपको बताऊं कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर लावा मिट्टी कहाँ मिलेगी। मलिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जादूगर बेटन वायलेट फ्लेम द्वीप पर बहुत ऊंचा पद रखता था और वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मलिन उसे लावा मिट्टी की तलाश कैसे करने दे सकता था? जादूगर बेटन, इसकी जरूरत नहीं होगी। वायलेट फ्लेम द्वीप बहुत बड़ा नहीं है, मैं उन बुझ चुके ज्वालामुखियों के अंदर एक एक करके देख सकता हूँ। अपनी बात खत्म करते ही मलिन खड़ा हो गया।
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जादूगर बेटन और बाकियों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मलिन की आकृति को धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होते देख मोटा जादूगर लड़खड़ाते हुए जादूगर बेटन के सामने आया और बुदबुदाया, बेटन। ये जादूगर मलिन ऐसा लग रहा था मानो वह चौथे स्तर का जादूगर भी नहीं था। फिर उसने नौसिखिए का सुनहरा पहना हुआ ग्रे चोगा कैसे प्राप्त किया? नौसिखिए स्वर्ण रेखांकित ग्रे वस्त्र जो सभी चतुर्थ स्तरीय जादूगरों में सबसे अजेय होने का प्रतीक था। जादूगर बेटन ने भी धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। बेशक वह देख सकता था कि मलिन असल में चौथे दर्जे का जादूगर नहीं था, फिर भी सोने की परत वाला वह चोगा बिल्कुल असली था। इसके अलावा सोने की परत वाले वस्त्र केवल 3 किलेदारों के पास ही थे। ये सभी सोने की परत वाले वस्त्र 3 किलेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे। इसलिए जादूगर बेटन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हो सकता है जादूगर मलिन में कुछ खास गुण हो। हमारे 3 किलेदारों के फैसले गलत नहीं हो सकते। ठीक है मोटे, तुम हमेशा पीते रहते हो, कोई उपद्रव मत करना। समुद्र में किसी भी हलचल पर नजर रखना। समुद्री जानवर लगभग 7 दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं, मुझे डर है कि। समुद्र की शांत सतह को देखकर जादूगर बेटन का दिल थोड़ा डूब गया। ज्वालामुखी, मैंने अंततः उन्हें ढूंढ लिया है। वायलेट फ्लेम द्वीप के गहरे क्षेत्रों में एक युवा व्यक्ति जिसने सुनहरे रंग की स्लेटी पोशाक पहन रखी थी, अपने सामने एक विशाल ज्वालामुखी को देख रहा था और राहत की एक लंबी सांस ले रहा था। सुनहरे रंग के स्लेटी रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम मलिन था। उसे ज्वालामुखी ढूंढने में आधा दिन लग गया, इसलिए उसने जल्दी से अपना नक्शा निकाला और जांच की। इससे पुष्टि हुई कि यह वाकई नक्शे पर चिन्हित अपेक्षाकृत बड़े विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक था। मैं अंदर जाकर देखूंगा, शायद मुझे लावा मिट्टी मिल जाए। मलिन के चेहरे पर उत्सुकता की चमक थी। फिर वह तेजी से ज्वालामुखी के गड्ढे तक चढ़ गया। वह खड़ी ऊबड़ खाबड़ चट्टानों की दीवारों से नीचे उतरा और धीरे धीरे बुझते ज्वालामुखी में फिसलता चला गया। अध्याय 277 समुद्री जानवरों का आगमन। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। विशाल ज्वालामुखी क्रेटर पर सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इतना ही नहीं, आसपास की हवा बेहद शुष्क थी, जिसमें गंधक की तीखी गंध फैली हुई थी। मलिन ने धीरे से चट्टान की परत को उठाया। उसने देखा कि सूखी सतह पर दरारें पड़ गई थीं। ये ज्वालामुखी वास्तव में बहुत समय से फटा नहीं था और विलुप्त ज्वालामुखियों के समूह में से एक था। ज्वालामुखी में वह जितना नीचे उतरता गया, रोशनी उतनी ही मंद होती गई। मलिन हर समय अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा था, अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर रहा था। नीचे खिसकते हुए उसे लावा मिट्टी भी नहीं मिली। लावा मिट्टी संभवतः ज्वालामुखियों में लंबे समय तक अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव सहने के बाद ही बनी होगी। ये कई 100 वर्षों की एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया थी। इस प्रकार, लावा मिट्टी का निर्माण वास्तव में इतना आसान नहीं था क्योंकि यह हर ज्वालामुखी में नहीं पाई जाती थी। पैरों के निशान, कोई यहाँ था। मलिन के हाव भाव बदल गए। उसने ज्वालामुखी में कुछ पैरों के निशान देखे और वे अलग अलग आकार के गंदे पैरों के निशान थे। इससे पता चलता था कि ज्वालामुखी पर बहुत सारे लोग आए थे। एक पल के लिए मलिन का दिल एक संभावना के बारे में सोचते हुए थोड़ा डूब गया। चूंकि वह ये समझ पाया था कि विलुप्त ज्वालामुखी बिल्कुल सुरक्षित है, तो दूसरे जादूगरों को ये बात कैसे नहीं सूझी। लावा मिट्टी भले ही कोई खास कीमती खजाना न हो, फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीमिया सामग्री थी। यहाँ तक कि अगर इसे बेचा भी जाए, तो इससे भारी मात्रा में मौलिक क्रिस्टल पत्थर प्राप्त हो सकते थे। ये बहुत संभव था कि इन विलुप्त ज्वालामुखियों का अन्वेषण अन्य जादूगरों द्वारा पहले ही कर लिया गया हो। अगर वहां कोई लावा मिट्टी भी होती, तो उसे भी काट लिया जाता। ये सोचते ही मलिन तेजी से ज्वालामुखी से नीचे उतर गया। नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ से पहले ही गुजर चुके हैं, मुझे तो कोई कीमती चीज भी नहीं मिली। मलिन के चेहरे पर उदासी छा गई। इन बुझते ज्वालामुखियों के अंदर न सिर्फ लावा मिट्टी थी, बल्कि कुछ खास तौर पर कठोर चट्टानें भी थीं, जो बेहद अनोखी कीमिया सामग्री भी थीं। हालांकि इस बुझ चुके ज्वालामुखी में कुछ भी कीमती नहीं था। तब तक उसे साफ पता चल चुका था कि इस बुझ चुके ज्वालामुखी को किसी और ने पूरी तरह से खा लिया है। मैं अन्य ज्वालामुखियों में खोज जारी रखूंगा। मलिन को पहले से ही इस बारे में बुरा लग रहा था। बेशक विलुप्त ज्वालामुखी सुरक्षित होते हैं, लेकिन साथ ही विलुप्त ज्वालामुखियों की कीमती चीजें शायद दूसरे लोग चुरा ले गए होंगे। फिर भी मलिन अभी हार मानने वाला नहीं था। वह अभी भी जाकर अच्छी तरह से खोज करना चाहता था। इस प्रकार अपने मानचित्र पर ज्वालामुखियों के चिन्हित स्थानों के अनुसार मलिन ने एक एक करके अपनी खोज शुरू की। समुद्र तट पर खिली तेज धूप लोगों को बेसुध कर रही थी। कई जादूगर पलकें सिकुड़े बेपरवाही से समुद्र तट पर जगह चुनकर धूप की गर्मी का आनंद ले रहे थे। इस तरह के दिन वाकई बोरिंग होते हैं। मुझे वो दिन याद आते हैं जब समुद्री जानवर पैसे कमाने के मौके पर भी हमला कर देते थे। उफ, समुद्री जानवरों के शरीर पर जो कुछ भी था, वो सब खजाना था।
अरे अरे मोटे, तुम्हें अब भी वो दिन याद आते हैं जब समुद्री जानवर हमला करते थे? पिछली बार तो एक यूनिकॉर्न लेपर्ड सील ने तुम्हें लगभग निगल ही लिया था। अगर जादूगर बेटन न होता तो तुम पहले ही मर चुके होते। ये सच है कि समुद्री जानवर खजाने से भरे होते हैं, लेकिन क्या तब तुम्हें उनमें से कुछ भी मिलने का मौका मिलता? जादूगर एक दूसरे से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए फुर्सत के पलों में वे अक्सर छोटे मोटे मजाक करते रहते थे। यह उस उबाऊ द्वीप पर उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। बूम! जो समूह कुछ क्षण पहले तक धुंधली धूप का आनंद ले रहा था, उसे अचानक पूरा द्वीप कांपता हुआ महसूस हुआ। उसी समय कुछ दूर समुद्र में एक विशाल लहर उठी। लहरों के पीछे कालेपन का एक विशाल समूह था, जो सभी विशालकाय समुद्री जीव थे। अच्छा नहीं, समुद्री जानवर फिर से वापस आ गए हैं। समुद्र तट पर मौजूद जादूगरों का समूह तुरंत सतर्क हो गया। एक एक करके उन्होंने दूर उठती समुद्री लहर पर अपनी नजरें गड़ा दी। उस विशाल कालेपन वाली लहर में भारी संख्या में समुद्री जीव थे, जिससे उनके दिलों में निराशा की भावना पैदा हो गई। इतने सारे समुद्री जानवर कैसे हो सकते हैं? हर जादूगर के मन में यही सवाल था। वायलेट फ्लेम द्वीप पर समुद्री जानवरों का इतना बड़ा आक्रमण पहली बार हुआ था। समुद्री लहरों के साथ अपनी ओर बढ़ते इन बेहद संगठित समुद्री जानवरों को देखकर सभी के दिल बैठ गए। शायद इस बार उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। वायलेट फ्लेम द्वीप पर कदम रखते ही उन्होंने खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। फिर भी जब हकीकत का सामना करने की बारी आई तो उनमें से ज्यादातर का मन अभी भी भारी था, यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगा था। तभी जादूगर बेटन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में साहस की चमक थी। फोर्ट उडोन को सूचना भेजो। हो सकता है कि वायलेट फ्लेम द्वीप इससे बच ना पाए, लेकिन वायलेट फ्लेम द्वीप पर फोर्ट उडोन का हर एक जादूगर अंत तक लड़ेगा। अपना वक्तव्य समाप्त करते ही जादूगर बेटन का शरीर तीव्र तात्विक तरंगों से चमक उठा। डॉट 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 नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ कोई लावा मिट्टी नहीं है। एक विलुप्त ज्वालामुखी के अंदर मलिन, जिसका चेहरा राख से ढका हुआ था, ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। एक बार फिर उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ये ज्वालामुखी पहले से ही 18वां था जिसकी उसने खोज की थी, फिर भी उसे लावा मिट्टी नहीं मिली। ये सर्वविदित तथ्य था कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर कुल मिलाकर केवल 24 ज्वालामुखी थे और वे सभी विलुप्त ज्वालामुखी थे। 6 ज्वालामुखी बचे हैं। उम्मीदें ज्यादा नहीं हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ वायलेट फ्लेम द्वीप पर हूँ, मैं फिर भी उनमें खोज करूंगा। मलिन धीरे से बुदबुदाया। उसे पता था कि संभावनाएं ज्यादा नहीं हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस 6 और बुझते ज्वालामुखी बाकी थे। चाहे कुछ भी हो, वह खोजबीन के लिए अंदर जाने के बाद ही मानेगा। बूम! जैसे ही मलिन बुझ चुके ज्वालामुखी से निकलने ही वाला था, पूरा ज्वालामुखी जोर से हिल गया। कुछ ही देर बाद ऊपर से भारी मात्रा में मिट्टी और धूल गिरी। क्या हो रहा है? क्या ज्वालामुखी फटने वाला है? मलिन के चेहरे के भाव बदल गए। अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी होती। वह तपते हुए लावा में डूब जाता। हालांकि मलिन को यह समझने में बस एक पल लगा कि यह कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था, क्योंकि वह ज्वालामुखी के अंदर था और उसे गर्मी का एक झोंका भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा वह सिहरन दूर से आई हुई लग रही थी। अपने दिल की गहराइयों में मलिन धीरे धीरे शांत हो रहा था। ज्वालामुखी की गहराई में रुकने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से गड्ढे की ओर बढ़ गया। ऊंचे गड्ढे पर खड़े होकर मलिन ने आखिरकार देखा कि दूर समुद्र के बीचों बीच एक विशाल लहर उसकी ओर बढ़ रही थी। लहरों के भीतर समुद्री जीवों का एक घना समूह था, जो अशुभ काले बादलों जैसा लग रहा था। समुद्री जानवर का आक्रमण। मलिन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह वास्तव में समुद्री जानवरों का आक्रमण था। वायलेट फ्लेम द्वीप कुर्दमानसला द्वीप समूह के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित था और अक्सर समुद्री जानवरों के हमलों का शिकार होता रहता था। बस इस बार समुद्री जानवरों का हमला बहुत बड़ा था। जादूगर बेटन और बाकियों की संयुक्त शक्तियों के सामने उसे डर था कि वे भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैं जाकर देखूंगा। मलिन ऐसा दिखावा नहीं कर सकता था जैसे उसने कुछ भी न देखा हो। अब वह फोर्ट उडोन का हिस्सा था, इसलिए फोर्ट उडोन में योगदान देना उसका कर्तव्य था। और उसे फोर्ट उडोन का भाईचारा भी बहुत पसंद था। स्वूश! इस प्रकार मलिन के शरीर पर वायु के तत्व उभर आए तथा उसके शरीर को ढकते हुए वह जल्दबाजी में समुद्र तट की ओर भागा। डॉट 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 मारना! जादूगर बेयटन ने जोर से एक हाथ हिलाकर औपचारिक आदेश दिया। उसने पहले ही कुछ समुद्री जानवरों को समुद्र तट पर रेंगते हुए देखा था। स्वूश! 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 एक के बाद एक अत्यंत तीव्र गति की पवन धारें एक समुद्री जानवर के काले शरीर पर बरसने लगी, जिसकी त्वचा पुराने पेड़ की छाल जैसी लग रही थी। हालांकि ये तेज हवा के ब्लेड इन समुद्री जानवरों की पुरानी पेड़ की छाल जैसी त्वचा को चीर नहीं सकते थे। ये बस जानवरों को तेज दर्द दे सकते थे, जिससे वे क्रोधित हो जाते थे। ये समुद्री जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। अरे नहीं, ये समुद्री जानवर कम से कम तीसरे स्तर और उससे ऊपर के हैं।
अभी भी कई चौथे स्तर के समुद्री जानवर हैं। हम उन सभी को मारने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर खुले विचारों वाले मोटे जादूगर के चेहरे के भाव भी बदल गए। इसके विपरीत उसने ज्वाला मंत्रों का जाप किया, जिससे एक पूरा समुद्री जानवर आग की लपटों में घिर गया, और तेज लपटों ने उस समुद्री जानवर को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। फिर भी, अगर वह इस समुद्री जानवर का जीवन समाप्त करना चाहता, तो भी इसमें बहुत समय लगता, और मोटे जादूगर के पास दूसरों की देखभाल करने का भी समय नहीं था। फिर भी, ये जानवर तो अनगिनत समुद्री जानवरों में से एक था, पीछे अभी भी अनगिनत समुद्री जानवरों की भीड़ थी। इसके अलावा एक और भी बड़ा खतरा था, एक 4 पैरों वाला, विशालकाय समुद्री जानवर जिसके सिर पर 2 बदसूरत गांठें थीं और एक विशाल मुंह जिसमें नुकीले दांतों की कतारें थीं। जब वह अपना मुंह खोलता, तो एक प्रकार का चिपचिपा, अम्लीय तरल थूकता। अगर वह किसी जादूगर के शरीर को छू जाता, तो शिकार जंग खाकर लगभग तुरंत मर जाता। यहाँ तक कि तीसरे स्तर के रक्षात्मक मंत्र भी उसे बचा नहीं पाएंगे और जंग खा जाएंगे। केवल चौथे स्तर के रक्षात्मक मंत्र ही उसे कुछ समय के लिए रोक पाएंगे। जादूगर बेटन, हम इन सब को रोक नहीं सकते। हम इन समुद्री जानवरों से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। फोर्ट उडोन से अतिरिक्त सेना आने में कितना समय लगेगा? चौथे स्तर के जादूगरों में से एक ने जादूगर बेटन से प्रश्न पूछते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी, लेकिन इससे पहले उसने बड़ी मुश्किल से एक समुद्री जानवर को मार डाला। कितना लंबा? जादूगर बेटन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसने बेबसी से सिर हिलाया और कहा। अध्याय 278, द्वीप पर शक्ति प्रदर्शन। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। जल्दी करो, वायलेट फ्लेम द्वीप के लोग अब और नहीं रुक सकते। विशाल नीले आकाश में 10 या उससे ज्यादा जादूगरों के शरीर तीव्र वायु तत्वों से चमक रहे थे। वे अपनी तेज गति से बैंगनी ज्वाला द्वीप की ओर उड़ रहे थे। जो जादूगर उड़ सकते थे, वे कम से कम चौथे स्तर के जादूगर थे। उनके वस्त्रों के रंग से पता चलता था कि वे फोर्ट उडोन से आए धूसर वस्त्रधारी जादूगर थे। इसके अलावा, वे कोई धूसर वस्त्रधारी जादूगर नहीं थे, वे मध्यम धूसर वस्त्रधारी जादूगर थे, 5वें स्तर के जादूगर। 5वें स्तर के 10 से ज्यादा जादूगर तेजी से बैंगनी ज्वाला द्वीप की ओर दौड़ पड़े। यह अकेले ही यह बताने के लिए काफी था कि बैंगनी ज्वाला द्वीप पर स्थिति कितनी खतरनाक थी। आगे आगे एक थोड़ा मोटा सा भूरे बालों वाला जादूगर चल रहा था। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और आंखें चिंता से भरी हुई। 5वें स्तर के कुछ अन्य जादूगरों ने भूरे बालों वाले जादूगर को कितना चिंतित देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। भूरे बालों वाला जादूगर बोसेटा था। बैंगनी ज्वाला द्वीप पर जादूगर बेटन, जादूगर बोसेटा का छोटा भाई था। इसलिए, जब उसे जादूगर बेटन का संदेश मिला, तो जादूगर बोसेटा ने तुरंत फोर्ट उडोन के उच्च पदस्थ अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उसे लगभग 10 अन्य मध्यम भूरे वस्त्रधारी जादूगरों को द्वीप पर ले जाने दें। बस एक ही बात थी, सबको पता था कि वायलेट फ्लेम द्वीप बहुत दूर है। अगर वे जल्दी करने की पूरी कोशिश भी करते, तो भी वहां पहुंचने में आधा दिन लग जाता। डर था कि जब तक वे पहुंचेंगे, वायलेट फ्लेम द्वीप पर मौजूद जादूगर समुद्री जानवरों द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। बेटन, तुम्हें रुकना होगा। जादूगर बोसेटा की नजरें वायलेट फ्लेम द्वीप की ओर टिकी थीं और वह धीरे से बुदबुदा रहा था। स्वूश। दूर से दिखाई देने वाली आकृति अब साफ दिखाई देने लगी। जादूगर बेटन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले ही एक जादूगर वायलेट फ्लेम द्वीप पर आया था और फिर लावा मिट्टी की खोज में निकल गया था। जादूगर मलिन, अब चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। मलिन ने अचानक अपने कदम रोक दिए और धीरे से अपने आसपास का नजारा देखा। उसने समुद्र तट पर एक बर्बर दृश्य देखा। हर जगह जादूगरों और समुद्री जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक बदबूदार खूनी गंध फैली हुई थी। जादूगर बेटन ने मलिन को वहीं जड़वत देखा, इसलिए उसने और जोर से कहा, जादूगर मलिन, ये सोने की परत वाला चोगा तुम्हारा है। तुम एक जादूगर हो, जिसे किले के सरदार भी बहुत मानते हैं। तुम यहाँ नहीं मर सकते। जादूगर बेटन को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके ठीक पीछे, सिर पर 6 आंखों वाला एक विशालकाय समुद्री जानवर उसकी ओर रेंग रहा था। बेटन, सावधान। जादूगर बेटन, जल्दी से यहाँ से हटो। यह एक क्रूर, 6 आंखों वाला जहरीला जानवर है। जादूगर बेटन के पीछे 6 आंखों वाले जहरीले जानवर को देखकर कुछ जादूगर घबराकर चिल्ला उठे। ये 6 आंखों वाला जहरीला जानवर चौथे स्तर के जादूगर की शक्तियों से मेल खा सकता था। इसकी सभी 6 आंखें काला जहर उगल सकती थीं, और इनके छू जाने पर किसी की मौत निश्चित थी। इस समय आक्रमणकारी समुद्री जानवरों की लहर में ये सबसे भयानक समुद्री जानवरों में से एक था। हाँ, विषैले जानवर के सिर पर लगी 6 आंखों से तुरंत अजीब सी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने जहरीली धुंध के गुबार उछाले, जो पल भर में जादूगर बेटन की ओर बढ़ने लगे। जहरीली काली धुंध बड़ी तेजी से घूम रही थी। जब तक जादूगर बेटन को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास रक्षात्मक मंत्र इस्तेमाल करने का भी समय नहीं था। जादूगर बेटन के चेहरे पर शांति साफ झलक रही थी।
उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, यह मानते हुए कि धुंध उसे निगलने ही वाली है। जहरीली धुंध ने उसे घेर लिया था और किसी भी क्षण जादूगर बेटन को निगलने के लिए तैयार थी। हर बार, फिर भी, उस पल, जादूगर बेटन को ठंड का एहसास हुआ और उसके पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। फिर, वह जहरीली धुंध, जिसके लिए उसने खुद को तैयार किया था, उसके शरीर पर नहीं चढ़ पाई। जादूगर बेटन ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे बस बर्फ के टुकड़ों में जमे काले जहरीले धुंध के गुबार दिखाई दे रहे थे। ये बर्फ के क्रिस्टल उस जहरीले धुंध को घेरे हुए थे और जमीन पर लगातार गिर रहे थे। जादूगर मलिन। जादूगर बेटन ने आश्चर्य से मलिन को देखा, हालांकि उसे पता था कि मलिन सोने की परत वाले वस्त्र वाला एक जादूगर था। किले के सरदारों ने भी उसे मान्यता दी थी और चौथे स्तर के जादूगरों के बीच उसकी उपस्थिति अजेय थी। फिर भी, इस आश्चर्यजनक अनुभव को वास्तव में महसूस करने के लिए किसी को भी मलिन को अपनी आंखों से कार्य करते हुए देखना होगा। जादूगर बेटन, इन समुद्री जानवरों को मेरे पास छोड़ दो। किले के सरदारों ने मुझे सोने की परत वाला चोगा दिया है, ये सिर्फ सजावट का सामान तो नहीं हो सकता, है ना? मलिन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, लेकिन फोर्ट उडोन में, जादूगर बेटन, हटे कट्टे जादूगर, और दूसरों के दृढ़ निश्चय को देखकर उसका दिल सचमुच गर्म हो गया था। फोर्ट उडोन की दोस्ती ने मलिन को भी बहुत सहज महसूस कराया। हालांकि वह अभी अभी जादूगर बेटन और बाकी लोगों से मिला था और उनसे बस थोड़ी ही बातचीत की थी, फिर भी इसने मलिन पर गहरा प्रभाव डाला। अगर उसका उनसे सामना न हुआ होता, तो वह बस वहां से चला जाता। हालांकि, चूंकि वह वहां मौजूद था, मलिन मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता था, खासकर कुछ क्षण पहले ही यह स्थिति देखने के बाद। समुद्री जानवरों की यह लहर भले ही बड़ी संख्या में आई हो, लेकिन उनमें से कोई भी 5वें स्तर के जादूगर की शक्ति के बराबर नहीं था। जब तक कोई समुद्री जानवर नहीं था जो 5वें स्तर के जादूगर से मुकाबला कर सके, मलिन को विश्वास था कि वह अकेले ही उन सभी समुद्री जानवरों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त था। अंधकार ज्वार। मलिन का आत्मविश्वास डार्कनेस टाइड से उपजा था। डार्कनेस हॉट से मिली ताकत और डार्कनेस टाइड के अपने ही भ्रमकारी प्रभावों के साथ, मलिन का डार्कनेस टाइड चौथे स्तर के जादूगरों को भी भ्रम के दायरे में धकेलने में सक्षम था। ये समुद्री जानवर उस 2 सिर वाले शिशु जैसे नहीं थे जिनका मलिन ने पहले सामना किया था, क्योंकि उनमें से किसी में भी विशेष रूप से प्रबल मानसिक शक्ति नहीं थी। इसलिए, मलिन का डार्कनेस टाइड इन दुष्ट जानवरों को आसानी से भ्रम में डाल सकता था। लाइटें घूमने लगीं और तुरंत अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे तेज पानी की धाराएं लगातार बह रही हों, जिसने समुद्र तट के एक बड़े हिस्से को लगभग पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया हो। प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह से गुप्त अंधेरा था। मलिन के अलावा, कोई भी यह साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये जादूगर मलिन है जिसने अभिनय किया है। बैंगनी ज्वाला द्वीप पर बचे हुए जादूगरों की संख्या लगभग 16 थी, और ये 16 जादूगर सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से थे। कुछ काले वस्त्रधारी जादूगरों को छोड़कर, वहां लगभग 13 धूसर वस्त्रधारी जादूगर थे। इसका मतलब ये भी था कि उनमें से ज्यादातर चौथे स्तर के जादूगर थे, और सिर्फ ये शक्तिशाली चौथे स्तर के जादूगर ही अंत तक टिके रह सकते थे। मलिन को कार्रवाई करते देख, वे धीरे धीरे इकट्ठा हुए, उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। मोटे जादूगर ने अपने गालों पर लगा ताजा खून पोंछा, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया और वह बुदबुदाया, सोने की परत वाला एक जादूगर, फोर्ट उडोन के चौथे स्तर के सभी जादूगरों में सबसे ताकतवर। देखते हैं कि क्या वह इन समुद्री जानवरों को अकेले ही हरा सकता है। सोलो। 5वें स्तर का जादूगर भी ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि, सोने की परत वाले वस्त्र के धारक के बारे में सामान्य बुद्धि से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन जादूगरों को शायद ये यकीन करना मुश्किल लगे कि मलिन अकेले समुद्री जीवों की अंतहीन लहरों को रोक सकता है, लेकिन फोर्ट उडोन के सोने से जड़े वस्त्र से वे पूरी तरह आश्वस्त थे। फोर्ट उडोन में, सोने से जड़े वस्त्र पहने जादूगर दुर्लभ थे, लेकिन वे सभी अकल्पनीय प्रतिभावान थे, जो अक्सर तरह तरह के चमत्कार करने में सक्षम थे। इसलिए, वे मलिन के लिए कुछ हद तक उत्सुक थे। वह अंधकार प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कर रहा है। पता चला कि जादूगर मलिन भी अंधकार प्रकार के मंत्रों में निपुण एक जादूगर है। अगर ऐसा है, तो समुद्री जानवरों का दल चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मुझे डर है कि वे जादूगर मलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जादूगर बेटन को एक ज्ञानी व्यक्ति माना जा सकता है, जिसने बहुत कुछ देखा था। वह अंधकार प्रकार के जादूगरों की विशेषताएं जानता था। एक अंधकार प्रकार के मंत्र के प्रभाव से अगर वह दुश्मनों को भ्रम के दायरे में डालने में सफल हो जाता, तो उनके अंतिम वध की प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं बचता। इस प्रकार, एक बार जब इन समुद्री जानवरों को भ्रम के दायरे में फेंक दिया गया, तो बड़ी संख्या का उतना प्रभाव नहीं होगा। जहां तक मलिन के आत्मविश्वास की बात है, तो वह वास्तव में डार्कनेस टाइड से उपजा था। प्रचंड डार्कनेस टाइड ने अनगिनत डार्कनेस तत्वों को एकत्रित कर लिया था, जिसने समुद्र तट के एक बड़े हिस्से को घेर लिया था। समुद्री जानवर, जो कुछ क्षण पहले तक भी क्रूर थे, शांत हो गए, और एक के बाद एक, उनकी आंखों में एक प्रकार की सुस्ती दिखाई देने लगी। सफलता। सभी समुद्री जीव भ्रम में डूब गए, केवल मलिन ही अप्रभावित रहा।
वह अंधेरे में भी देख सकता था, समुद्री जीवों की स्थिति पर नजर रख सकता था। अंधकार प्रकार के मंत्र विशेष रूप से विनाशकारी होते थे जब उनका प्रयोग अंधकार प्रकार के जादूगरों द्वारा किया जाता था जिनके पास अंधकार हृदय होता था। जब तक कि किसी की मानसिक शक्ति अत्यधिक प्रबल न हो और भ्रम के क्षेत्र से अप्रभावित न हो, अन्यथा अंधकार प्रकार के जादूगर से मुठभेड़ का मतलब केवल एक मृतंत होता था। हर प्रकार के मंत्र की अपनी विशिष्टता थी। मलिन ने भी डार्कनेस हॉट की साधना की थी, इसलिए अब उसके डार्कनेस प्रकार के मंत्र अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। फिर भी इन समुद्री जीवों को नष्ट करने के लिए उन्हें केवल भ्रम में डालना ही पर्याप्त नहीं था। ये समुद्री जानवर उन जादूगरों जैसे नहीं थे। उनके शरीर बहुत मजबूत और लचीले थे। दुर्भाग्य से मलिन के पहले या दूसरे स्तर के मंत्र भी उन समुद्री जानवरों के एक छोटे से हिस्से को ही मार पाते थे जिनके शरीर उतने मजबूत नहीं थे। फिर भी समुद्री जीवों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिनके शरीर बेहद मजबूत थे और जो मलिन के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर के मंत्रों का सामना करने में सक्षम थे। उस समय तक इसके लिए ज्यादा विनाशकारी शक्ति वाले मंत्रों की आवश्यकता होती थी। मलिन की जादूगरी का स्तर काफी कम था लेकिन उसके पास बेहद विनाशकारी पैंडोरा दानव क्षमताएं थीं। पैंडोरा दानव क्षमता उग्र पतन। मलिन को एक पल की भी देर नहीं लगी क्योंकि उसके शरीर के भीतर से आग का गोला और फ्यूरियस फ्लेम के स्पेल मॉडल की जादुई शक्ति लगभग आधी रह गई थी। फिर घने अंधेरे में सफेद लपटों की एक लपटें तेजी से ऊपर की ओर उठीं। वह भयंकर रूप से जल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो पलक झपकते ही पूरा अंधेरा स्थान आग के सागर में बदल गया हो। सफेद लपटों के बीच कभी कभी जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। बाकी 10 या उससे ज्यादा जादूगर आंखें फाड़े मुंह खोले देख रहे थे। वे उन सफेद लपटों की लकीरों में फैलते खतरनाक ऊंचे तापमान को साफ महसूस कर सकते थे। अगर वे चौथे स्तर के रक्षात्मक मंत्र भी डाल दें तो भी इन लपटों से बचाव करना मुश्किल होगा। लगभग आधे घंटे बाद मलिन के शरीर की जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। फिएरी कोलैप्स ने बहुत ज्यादा अग्नि प्रकार की जादुई शक्ति का उपभोग कर लिया था। मलिन के शरीर में मौजूद फायरबॉल और फ्यूरियस फ्लेम के स्पेल मॉडल्स के आधार पर, जो दो मात्र स्पेल मॉडल थे, जिनमें से एक 0 स्तरीय स्पेल था और दूसरा प्रथम स्तरीय स्पेल, ये तर्कसंगत था कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। इसलिए मलिन के पास धीरे धीरे अपने अग्नि संकट का प्रयोग बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से यह उस समय हुआ जब उसके अग्नि संकट से अधिकांश समुद्री जीव भस्म हो चुके थे। हाँ, मलिन ने हाथ बढ़ाकर हाथ हिलाया, जिससे डार्कनेस टाइड तितर बितर हो गया। इस प्रकार डार्कनेस जैसे तत्व तेजी से बिखर गए। समुद्र तट के उस आधे हिस्से की वास्तविक स्थिति, जो शुरू में अंधेरे से ढका हुआ था, धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। अध्याय 279 विचार। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। समुद्र तट पर जले हुए मांस की दुर्गंध हवा में फैल गई। जब अंधकार के तत्व विलीन हो गए तो सबके सामने एक भयावह नर्क जैसा दृश्य प्रकट हुआ। खुले समुद्र तट पर जले हुए काले फटे हुए अंग पड़े थे। समुद्री जानवर जो पहले मूसलाधार बारिश की तरह आक्रमण करते थे, अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी समुद्र तट पर जो शव बचे थे वे केवल उन्हीं विशालकाय समुद्री जीवों के थे। थोड़े कमजोर समुद्री जीव मलिन के अग्नि संकट में राख में बदल गए थे। जबरदस्त, ये वाकई जबरदस्त है। सोने की परत वाले रोब होल्डर इतने जबरदस्त होते हैं, है ना? मोटा जादूगर विस्मय से अपने सामने के दृश्य को देखता रहा। उस समय तो उसने मलिन से दोस्ताना युद्ध की भी मांग की थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह भाग्यशाली था कि मलिन ने उसकी बात नहीं मानी। किसी भी फोर्ट उडोन जादूगर को सोने की परत चढ़े वस्त्रों वाले लोगों की ताकत का अंदाजा तो होगा, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। पहले ये समुद्री जानवर 5वें स्तर के जादूगर की ताकत के बराबर भी नहीं थे, फिर भी वे बड़ी संख्या में, यहाँ तक कि सैकड़ों की संख्या में आते थे। अब समुद्री जीवों की ये भारी संख्या, जिन्होंने वायलेट फ्लेम द्वीप को लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया था, मलिन के हाथों अचानक हार गई। और तभी जादूगरों को इस बात का वास्तविक एहसास हुआ कि सोने की परत वाला वस्त्र कितना शक्तिशाली होता है। जिन जादूगरों के पास सोने की परत वाला वस्त्र होता था, उनके पास अकल्पनीय शक्ति होती थी। मलिन ने जादूगर बेटन की ओर मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, अफसोस की बात है, इन सभी समुद्री जानवरों के शव अधूरे हैं। अब हम इन समुद्री जानवरों के शवों का इस्तेमाल मौलिक क्रिस्टल पत्थरों के बदले में नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती ही है कि हम इससे बच पाए, इससे ज्यादा हम और क्या मांग सकते हैं। जादूगर मलिन, इस बार हम सचमुच आपके आभारी हैं। अगर आप ना होते तो मुझे यकीन है कि हम सब मर जाते। बस वायलेट फ्लेम द्वीप के बाकी जादूगर मर चुके हैं। जादूगर बेटन ने बचे हुए 10 से ज्यादा जादूगरों को देखा, जिनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। पूरे वायलेट फ्लेम द्वीप पर कुल मिलाकर 100 या उससे ज्यादा जादूगर थे। हालांकि समुद्री जानवरों के हमले की पहली लहर के बाद उनमें से आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे। एक पल की खामोशी के बाद जादूगर बेटन के चेहरे का भाव तुरंत लौट आया।
इसके तुरंत बाद उसने बाकी 10 से ज्यादा जादूगरों से कहा, चलो पहले द्वीप साफ कर लें। इस समय वायलेट फ्लेम द्वीप पर भयंकर अव्यवस्था फैली हुई थी। उन्हें सबसे पहले बलि दिए गए जादूगरों को उचित अंतिम संस्कार देना था। इसलिए जादूगर बेटन के नेतृत्व में सभी ने तेजी से सफाई शुरू कर दी। जादूगर बोसेटा, वह सामने वायलेट फ्लेम द्वीप है। ऊपर आसमान में जादू करने वालों का एक समूह पवन प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हुए तेजी से वायलेट फ्लेम द्वीप की ओर उड़ रहा था। जादूगर बोसेटा की आंखें संकुचित हो गईं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी आंखों में एक अवर्णनीय भाव उभर आया। वह बुदबुदाया, वायलेट फ्लेम द्वीप पर कोई हलचल क्यों नहीं है? क्या जादूगर बेटन ने यह संदेश नहीं दिया था कि समुद्री जानवरों का एक बड़ा आक्रमण हुआ है? वहां इतना सन्नाटा कैसे हो सकता है? सचमुच इस समय वायलेट फ्लेम द्वीप पर बहुत सन्नाटा था। दूर से देखने पर यह जगह काफी शांत लग रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था मानो समुद्री जानवरों का कोई बड़ा हमला हो रहा हो। क्या ये हो सकता है कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर सभी जादूगर मर गए हैं? ये संभावना एक ही समय में कई जादूगरों के मन में आई। इस कारण उनके चेहरे पर उदासी छा गई। जादूगर बोसेटा और भी घबरा गया और उसके शरीर पर हवा के तत्व भी और तेज हो गए। जैसे जैसे वह समूह से बाहर निकलता गया, उसकी गति बढ़ती गई और वह वायलेट फ्लेम द्वीप की ओर उड़ने के लिए अतिरिक्त पहल करता गया। स्वूश! जादूगर बोसेटा समुद्र तट पर उतरा। उसने देखा कि समुद्र तट पर फटी हुई शाखाओं के अवशेष थे और आसपास के पेड़ों पर जलने के निशान थे। हवा में अभी भी खून की घनी बदबू फैली हुई थी, जो इस समुद्र तट पर हाल ही में हुई भीषण लड़ाई की ओर इशारा कर रही थी। नहीं, बेटन, तुम मर नहीं सकते। जादूगर बोसेटा के चेहरे के भाव गंभीर थे। उसने अपने चारों ओर चारों दिशाओं में देखा, मानो जादूगर बेटन की आकृति की कल्पना कर रहा हो, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभार हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। फुश! कुछ ही देर बाद दूसरे जादूगर भी एक के बाद एक उतर आए। उन्होंने भी समुद्र तट पर भयानक गंदगी देखी। एक जादूगर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और जादूगर बोसेटा को सलाह दी, जादूगर बोसेटा, ऐसा लगता है कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर मौजूद सभी जादूगर मर गए हैं। यहाँ तक कि उनके शव भी समुद्री जानवरों ने खा लिए हैं। ये दृश्य देखकर किसी भी जादूगर के मन में यही विचार आया होगा। समुद्र तट पर समुद्री जानवरों की लाशें ही लाशें थीं, एक भी जादूगर की लाश नहीं। यही बात इस स्थिति को समझाना मुश्किल बना रही थी, क्योंकि ये दुष्ट समुद्री जानवर मौका मिलते ही किसी भी जादूगर की लाश को खा जाते। मर जाओ, उन सभी समुद्री जानवरों को मरना होगा। जादूगर बोसेटा के शरीर पर अग्नि तत्व की तीव्र लहरें तेजी से उमड़ पड़ीं। आसपास का तापमान पल भर में बढ़ गया और उसके शरीर से एक तीव्र प्रतिशोधी आभा निकल रही थी। चलो चलें, वो समुद्री जानवर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मैं उन सबको मारना चाहता हूँ और बेयटन का बदला लेना चाहता हूँ। जब जादूगर बोसेटा विशाल समुद्र की ओर उड़ान भरने ही वाला था, तभी उसकी पीठ से कुछ आकृतियां उभरी। कौन? ये जादूगर कम से कम चौथे स्तर के जादूगर थे, इसलिए उनकी इंद्रियां काफी तेज थीं। जब उन्हें अपने आसपास लोगों का पता चलता, तो उनकी मानसिक शक्तियां तुरंत उनके पीछे खड़े कुछ जादूगरों पर केंद्रित हो जातीं। आराम, बेटन, तुम मरे नहीं हो। जब जादूगर बेटन और जादूगर बोसेटा ने एक दूसरे को देखा, तो उनके चेहरों पर खुशी छा गई। दोनों सगे भाई थे और एक ही समय में फोर्ट उडोन में शामिल हुए थे, इसलिए उनका भाईचारा बहुत गहरा था। हालांकि जादूगर बोसेटा की प्रतिभा जादूगर बेटन की तुलना में बहुत बेहतर थी, इसलिए वह पहले से ही 5वें स्तर का जादूगर था, जबकि जादूगर बेटन अभी भी चौथे स्तर का जादूगर था। जादूगर बेटन को मरा हुआ देखकर जादूगर बोसेटा बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटन, तुमने हमें पहले जो संदेश भेजा था कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर भारी संख्या में समुद्री जानवर हमला कर रहे हैं, उसी के कारण मैं इन लोगों के समूह को लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम समुद्री जानवरों का ध्यान रखोगे। जादूगर बोसेटा की नज़र समुद्र तट पर पड़े समुद्री जानवरों के ढेरों शवों पर पड़ी, और वह भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने जो कुछ समुद्री जानवरों के शव देखे, वे बहुत ही शक्तिशाली समुद्री जानवर थे जो चौथे स्तर के जादूगर से भी लोहा लेने में सक्षम थे। जादूगर बेटन ने सिर हिलाया। इन समुद्री जानवरों को हमने नहीं संभाला। दरअसल आज वायलेट फ्लेम द्वीप पर हमला करने वाले समुद्री जानवरों में अभूतपूर्व ताकत और भारी संख्या थी, लगभग सैकड़ों, सभी शक्तिशाली समुद्री जानवर। उनमें कई चौथे स्तर के समुद्री जानवर भी थे, और यहाँ तक कि 6 आंखों वाले विषैले जानवर जैसा एक चरम चौथे स्तर का समुद्री जानवर भी था। वायलेट फ्लेम द्वीप पर इतनी रक्षात्मक ताकत के साथ हम इतने विशाल समुद्री जानवरों को कैसे मार गिरा सकते हैं? ओह, आप लोगों के अलावा द्वीप पर और कौन है? जादूगर बोसेटा वायलेट फ्लेम द्वीप की रक्षात्मक शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। ये सुनकर कि वायलेट फ्लेम द्वीप पर सैकड़ों शक्तिशाली समुद्री जानवर हमला कर रहे हैं, उसे पता था कि केवल वायलेट फ्लेम द्वीप की रक्षा के बल पर उन समुद्री जानवरों को रोकना मुश्किल था। ये जादूगर मलिन है। जादूगर बेटन ने जादूगर बोसेटा को मलिन से मिलवाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। जादूगर मलिन, यह मेरा बड़ा भाई है, मध्यम ग्रे वस्त्रधारी जादूगर बोसेटा।
जादूगर बसता है। मलिन ने धीरे से झुककर प्रणाम किया, जबकि जादूगर बोसेटा की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ ही देर बाद उसने मलिन पर सुनहरे लबादे का ध्यान आकर्षित किया और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, जो गंभीर हो गए। जादूगर मलिन, ये सभी समुद्री जानवर तुम्हारे द्वारा मारे गए थे। हालांकि जादूगर बोसेटा जानता था कि सोने की परत वाले वस्त्रधारक बहुत शक्तिशाली होते हैं, फिर भी उसे संदेह था। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई 5वीं श्रेणी का जादूगर न होकर अकेले इतने सारे समुद्री जानवरों को मार सकता है। इसके अलावा 5वें स्तर के जादूगर के लिए भी इतने सारे समुद्री जानवरों से बचाव करना मुश्किल होगा। कम से कम बोसेटा ने तो माना कि वह खुद ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मलिन ने कोई उत्तर नहीं दिया और इसके स्थान पर जादूगर बेयटन ने उत्तर दिया, बोसेटा, जादूगर मलिन एक जादूगर है जो अंधकार प्रकार के मंत्रों में निपुण है। अंधकार प्रकार के मंत्र। जादूगर बोसेटा को तुरंत ही एक एहसास हुआ। फिर भी अंधकार प्रकार के मंत्र आमतौर पर बहुत कठिन होते थे। घुमंतु जादूगर या जादूगर कुल आमतौर पर अंधकार प्रकार के मंत्र नहीं बनाते। हालांकि एक बार निर्माण सफल हो जाने पर अंधकार प्रकार के मंत्र उन लोगों के लिए वास्तव में एक दुष्स्वप्न बन जाएंगे जिनकी मानसिक शक्तियां कमजोर हैं। अंधकार प्रकार के मंत्रों के लिए बड़ी संख्या का मूलतः कोई अर्थ नहीं होगा। फिर भी जादूगर बोसेटा ने फिर भी कहा, सोने की परत वाले वस्त्र। जहां तक मुझे याद है, नौसिखिए धूसर वस्त्रधारी जादूगरों के लिए सोने की परत वाला वस्त्र लगभग 10 सालों से खाली पड़ा है, और किसी भी नौसिखिए धूसर वस्त्रधारी जादूगर को सोने की परत वाला वस्त्र नहीं दिया गया। जादूगर मलिन शायद अभी अभी फोर्ट उडोन में शामिल हुआ होगा। उफ, फोर्ट उडोन में किसी नए व्यक्ति को भी सोने की परत वाला वस्त्र दिया जा सकता है। लगता है ये पूरी तरह से योग्य है। जादूगर बोसेटा भले ही 5वें स्तर का जादूगर हो, लेकिन वह अभी भी सोने की परत वाले वस्त्र धारकों से बहुत प्रभावित और आदरपूर्ण था। ठीक है, बेटन, चून की वायलेट फ्लेम द्वीप पर अब कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए वापस आऊंगा। इस बार जादूगर बोसेटा ने कई धूसर वस्त्रधारी जादूगरों को इस जगह पर वायलेट फ्लेम द्वीप पर सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से भेजा था। अब चून की वायलेट फ्लेम द्वीप पर कोई समस्या नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह फोर्ट उडोन में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए वापस लौटेगा। लूट। जादूगर बेटन के हाव भाव गंभीर थे। उसने जादूगर बोसेटा को रोका और धीमे स्वर में बोला, बोसेटा, इस बार जब तुम वापस जाओ तो तुम्हें फोर्ट उडोन के उच्च अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता के बारे में स्पष्ट करना होगा और जोर देकर समझाना होगा। इस बार समुद्री जानवरों का आक्रमण कोई एक बार की घटना नहीं है। वायलेट फ्लेम द्वीप पर अभी सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें कम से कम मध्य धूसर वस्त्रधारी जादूगर यहां भेजने होंगे। मध्यम ग्रे वस्त्रधारी जादूगर। बोसेटा का चेहरा भी गंभीर लग रहा था। जादूगर बेटन के वर्णन से उसे समझ आ गया था कि समुद्री जानवरों का हमला पहले कितना भयानक था। 5वें स्तर के जादूगरों के बिना वे उन्हें रोक नहीं पाते। हाल के दिनों में पूरे कुर्दमानसला द्वीप समूह पर समुद्री जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, अन्यथा समुद्री जीवों का दूसरा या तीसरा हमला हो सकता है। ठीक है, इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं फोर्ट उडोन के उच्च अधिकारियों को स्थिति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बेटन, अगर कुछ नहीं हो सकता तो तुम मेरे पीछे मुख्य द्वीप पर वापस चले आओ। वहां ज्यादा खतरा नहीं है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेटन ने असहमति में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, बोसेटा, जब मैं शुरुआत में वायलेट फ्लेम द्वीप पर आया था तो मेरा इरादा ऐसे कठोर वातावरण में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए संघर्ष करने का था ताकि मैं 5वें स्तर का जादूगर बन सकूं। जब तक मैं 5वें स्तर का जादूगर नहीं बन जाता, मैं वायलेट फ्लेम द्वीप नहीं छोड़ूंगा। बोसेटा जादूगर बेटन के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वह सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे सका। इसके तुरंत बाद वह लोगों के समूह को द्वीप से बाहर ले गया। तभी मलिन भी आगे आया और जादूगर बेटन से बोला, मैं भी जा रहा हूं। शुरुआत में मेरा इरादा वायलेट फ्लेम द्वीप पर विलुप्त ज्वालामुखियों से लावा मिट्टी इकट्ठा करने का था, लेकिन अब लगता है कि यह सब इतना आसान नहीं रहा। लावा मिट्टी। जादूगर मलिन, वायलेट फ्लेम द्वीप पर लावा मिट्टी तो है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हें सचमुच लावा मिट्टी चाहिए तो मेरे पास एक उपाय है। जादूगर बेटन ने मलिन को शांति से देखा, उसके होठों के किनारे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी हुई थी। अध्याय 280, नामहीन द्वीप। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। ओह, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास लावा मिट्टी है, जादूगर बेटन। मलिन की आंखें तुरंत चमक उठीं। अगर जादूगर बेटन के पास सचमुच लावा सॉइल होता तो चीजें बहुत आसान होती। फिर भी जादूगर बेटन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लावा मिट्टी कैसे मिलेगी? फिर भी जादूगर मलिन, तुम मेरे बताए हुए तरीके को आजमा सकते हो। वायलेट फ्लेम द्वीप के सभी ज्वालामुखी विलुप्त हो चुके हैं। कौन जाने कितने जादूगर वहां जा चुके हैं, इसलिए कोई भी कीमती चीज पहले ही साफ साफ काट ली गई होगी।
अगर जादूगर मलिन लावा मिट्टी ढूंढना चाहता है तो मुझे डर है कि सिर्फ बुझ चुके ज्वालामुखियों में ढूंढने से तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। जादूगर मलिन, तुम ऐसे ज्वालामुखियों में घुसने की कोशिश कर सकते हो जो ज्यादा सक्रिय नहीं है। वहां थोड़ा खतरा जरूर है, लेकिन इससे तुम्हें लावा मिट्टी पाने का बेहतर मौका मिलता है। मलिन ने भौहें चढ़ाईं। सुप्त ज्वालामुखियों से लावा मिट्टी मिलने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही इससे एक खतरा भी होता है। विलुप्त ज्वालामुखियों के विपरीत, जहां खतरा न के बराबर होता है। मानो मलिन की हिचकिचाहट को भांपकर जादूगर बेटन हंस पड़ा। उसने कहा, जादूगर मलिन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सुप्त ज्वालामुखी एक निश्चित खतरा पैदा करते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे सुप्त ज्वालामुखियों के बारे में जानता हूं जहां जादूगरों ने शायद ही कभी दौरा किया हो। इसके अलावा वे कई दशकों से फटे नहीं हैं। अगर जादूगर मलिन उनके अंदर ज्यादा समय न बिताएं तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जादूगर बेटन की बातें सुनकर मलिन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। जादूगर बेटन, इन कुछ सुप्त ज्वालामुखियों के विशिष्ट स्थान कहाँ हैं? जादूगर मलिन, वे ज्वालामुखी तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र में हैं, वे बैंगनी ज्वाला द्वीप पर नहीं हैं। अन्यथा उन्हें भी जादूगरों ने नष्ट कर दिया होता। अगर जादूगर मलिन को सचमुच जरूरत है तो मैं आपको वहां ले चलता हूं। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा, जादूगर बेटन। मलिन शिष्टाचार से भी पीछे नहीं हटे। लावा मिट्टी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए वे इसे पाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। इस मामले में जल्दी से काम करना बेहतर है। चलो अब चलते हैं। इसके तुरंत बाद जादूगर बेटन ने उस मोटे जादूगर से कुछ बातें की। फिर वह मलिन को साथ लेकर जल्दी से वायलेट फ्लेम द्वीप से चला गया। समुद्र विशाल था। मलिन बस एक छोटी नाव पर बैठकर द्वीपों के बीच समुद्र के पानी में यात्रा कर सकता था। हालांकि जादूगर बेटन चौथे दर्जे का जादूगर था और उसके पास पवन प्रकार के उड़ने वाले मंत्र भी थे, फिर भी उसने अपनी जादुई शक्ति व्यर्थ नहीं जाने दी। इसके बजाय वह मलिन के साथ उस छोटी नाव पर बैठ गया और उसे दूर एक द्वीप की ओर ले गया। वे नाव को धीरे धीरे चला रहे थे। हालांकि मलिन ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसकी मानसिक शक्ति हर समय आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थी, आसपास के पानी में किसी भी हलचल पर नजर रख रही थी। आखिरकार वे अब कुर्दमानसला द्वीप समूह के बाहरी इलाके में थे। वहां कई समुद्री जानवर थे जो किसी भी समय उन पर हमला कर सकते थे, इसलिए मलिन को तैयार रहना था। जादूगर बेटन, जब से तुमने ये कुछ ज्वालामुखियां खोजी हैं, तुमने इनके अंदर क्यों नहीं देखा? मलिन ने शांत स्वर में जादूगर बेटन से पूछा। यात्रा के दौरान मलिन को पता चला कि जादूगर बेटन द्वारा खोजे गए ये कुछ ज्वालामुखी फोर्ट उडोन के नक्शे में भी दर्ज नहीं थे, इसलिए बहुत कम लोगों को उनके स्थान के बारे में पता था। जादूगर बेटन ने मलिन पर एक नजर डाली और इस बात को छिपाया भी नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बोला, दरअसल मैं संयोग से उस अनाम द्वीप पर पहुंचा था और इस छोटे से द्वीप की खोज संयोगवश हुई थी। यह अनाम द्वीप कुर्दमानसला द्वीप समूह की श्रेणी में भी नहीं आता था, इसलिए इसे समुद्र में अकेला माना जा सकता है। उस समय मेरे सामने एक आपात स्थिति थी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुका। इसके अलावा मैं चिंतित था क्योंकि वे कुछ ज्वालामुखी काफी सक्रिय थे और अगर मैं उनमें सीधे प्रवेश कर जाता तो खतरा हो सकता था। इसके बाद मैं फोर्ट उडोन लौट आया और अनजाने में ही कई दशक बीत चुके थे। जब मैं उस अनाम द्वीप पर वापस गया तब भी मुझे उन चंद ज्वालामुखियों में विस्फोट के कोई संकेत नहीं मिले। बस उस समय मैं पहले से ही एक चतुर्थ स्तरीय जादूगर था और फोर्ट उडोन में अपनी प्रतिष्ठा बना चुका था। मुझे जिस भी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता थी वे मुझे असीमित मात्रा में उपलब्ध थे, तो मैं फिर से ज्वालामुखियों में जाने का जोखिम क्यों उठाऊं? मलिन ने सिर हिलाया। ज्वालामुखियों में जाना खतरनाक था, लेकिन उनमें मौजूद कीमती जड़ी बूटियां या कीमिया सामग्री चौथे स्तर या उससे नीचे के जादूगरों के लिए अपार धन मानी जाती थी। चौथे स्तर से ऊपर के जादूगरों के लिए ज्वालामुखी के भीतर की वस्तुएं वास्तव में कुछ भी नहीं थीं और ज्वालामुखियों में प्रवेश करने का जोखिम उठाने लायक नहीं थीं। लावा मिट्टी भी कीमती नहीं मानी जाती थी, बल्कि दुर्लभ थी। दूसरे जादूगरों की नज़र में लावा मिट्टी बस एक दुर्लभ रसायन विद्या सामग्री थी। हालांकि लावा मिट्टी मलिन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। फ्यूज अर्थ की खेती के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए अगर कोई खतरा भी हो तो भी उसे इसे हासिल करना ही था। जादूगर बेटन ने अपनी बात पूरी करने के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मलिन से यह भी नहीं पूछा कि उसे लावा मिट्टी की क्या जरूरत है। इससे मलिन को थोड़ी राहत मिली। हाँ, समुद्री हवा का झोंका आया और छोटी नाव ने तुरंत गति पकड़ ली। जल्द ही वे एक छोटे से निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। हम यहाँ हैं, ये नामहीन द्वीप है। जादूगर बेटन किनारे पर उतरा। उसने आसपास का जायजा लिया और उसे एक तरह का अपनापन महसूस हुआ। मलिन भी आसपास का जायजा ले रहा था। ये नामहीन द्वीप पहले से ही कुर्दमानसला द्वीप समूह की सबसे बाहरी सीमा पर था, इसलिए अब ये कुर्दमानसला द्वीप समूह का हिस्सा नहीं रहा। विशाल समुद्र में इस अनाम द्वीप जैसे कई द्वीप थे। फिर भी
कुछ अनाम द्वीप अक्सर समुद्री जीवों के पुराने बसेरे होते थे, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती थी। जादूगर मलिन, आपको कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जादूगर बेटन ने भी अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया था और आसपास के वातावरण का गहन निरीक्षण किया था। उसे वहां कोई समुद्री जानवर छिपा हुआ नहीं मिला, इसलिए उसने मलिन से इसकी पुष्टि की। मलिन ने सिर हिलाया और कहा, कुछ भी असामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि इस छोटे से द्वीप पर कोई समुद्री जानवर नहीं है। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। जादूगर बेटन की मनःशक्ति बार बार आसपास छा रही थी। उसके चेहरे पर एक चिंता भरी नजर थी। स्वूश! अचानक अंधेरे की किरण जादूगर बेटन की ओर प्रक्षेपित हुई, जो आगे चल रहा था। इससे एक दुर्गंध भी फैल रही थी। ठंड। मलिन, जो शुरू से ही उनके आसपास की घटनाओं पर नजर रख रहा था, ने प्रतिक्रिया में अपनी ग्लेशियल आइस फिंगर का प्रयोग किया। ठंड के निशानों ने डार्कनेस रे को घेर लिया और बिना किसी कठिनाई के उसे वहीं जमा दिया। डार्कनेस रे घनी झाड़ी में उतर गया। उसे गौर से देखने पर मलिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक छोटा सा कीड़ा था जो झींगुर जैसा दिखता था। उसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था, उसके पंख छोटे लेकिन सुंदर थे, और उसके मुंह के नीचे 2 लंबे नुकीले दांत थे। यद्यपि यह आकार में छोटा था, फिर भी यह बहुत खतरनाक लग रहा था। बेटन को भी नहीं पता था कि यह क्या है। आखिरकार, विशाल समुद्र में तरह तरह के अजीबोगरीब जीव हो सकते हैं। इस अनाम द्वीप पर पहले कभी न देखा गया कीड़ा दिखाई देना कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। सावधान रहो, जादूगर मलिन, मुझे लगता है कि तुम्हें रक्षात्मक मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। जादूगर बेटन ने पहले ही रक्षात्मक मंत्र का प्रयोग कर लिया था। मलिन ने बस मुस्कुराकर इसे टाल दिया। उसने कोई रक्षात्मक मंत्र नहीं डाला। पेंडोरा दानव क्षमता फ्यूज अर्थ, जो उसका रक्षात्मक मंत्र है, से उन्नत किए बिना अर्थ वेल केवल एक द्वितीय स्तरीय रक्षात्मक मंत्र था जो थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। शायद उन्नत संस्करण डालने से ये तृतीय स्तरीय मंत्र के करीब पहुंच सकता था। फिर भी, चाहे वह डार्क मैजिक रीजन का काला वस्त्र हो या फोर्ट उडोन का सोने से जड़ा वस्त्र जो उस पर था, दोनों ही तृतीय स्तरीय मंत्रों को रोकने में सक्षम थे। इन वस्त्रों का रक्षात्मक प्रभाव मलिन के पृथ्वी आवरण से कहीं बेहतर था। इसलिए मलिन जैसे व्यक्ति को, जिसके पास 2 वस्त्र थे, बस अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत थी। मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी। दोनों एक घनी झाड़ी के पास से गुजरे। उसी दौरान उनकी मुलाकात फिर से कुछ अनोखे लेकिन अजीब कीड़ों से हुई। ये कीड़े देखने में तो छोटे थे, लेकिन इनके बाहरी कंकाल बहुत मजबूत थे। कोई भी सामान्य प्रथम या द्वितीय स्तर का जादू इन अजीब कीड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। केवल तीसरे स्तर या उससे ऊपर के मंत्र ही इन कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे। सौभाग्य से, मलिन के पास पेंडोरा दानव जैसी क्षमताएं थीं, जबकि जादूगर बेटन स्वयं चौथे स्तर का जादूगर था। इसलिए, उनकी यात्रा किसी आश्चर्य से कम नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर काफी सुरक्षित थी। जादूगर मलिन, आगे 3 ज्वालामुखी होंगे। वे ज्यादा दूर नहीं हैं। जादूगर बेटन ने कुछ दूरी पर 3 ज्वालामुखियों की ओर इशारा किया। वे लगभग पूरी तरह से हरियाली से ढके हुए थे। अगर जादूगर बेटन की पुष्टि न होती, तो एक सामान्य व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि वहां 3 ज्वालामुखी हैं। फिर भी, ऐसे एकांत ज्वालामुखी वास्तव में मलिन के लिए अच्छी खबर थे। यह उनके एकांत स्थानों के कारण ही था कि इतने वर्षों बाद भी बहुत कम लोगों को उनके अस्तित्व का पता चला। इसका मतलब था कि जब मलिन ज्वालामुखियों में प्रवेश करेगा, तो लावा मिट्टी मिलने की उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जादूगर बेटन, जरा बाहर रुको। पहले मुझे नीचे जाकर देखना है कि कहीं लावा मिट्टी तो नहीं है। मलिन की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। जादूगर बेटन ने जवाब में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूं। जादूगर मलिन, तुम भी ज्यादा देर मत रुकना। अगर लावा मिट्टी नहीं है, तो तुरंत चले जाओ। आखिरकार, कोई नहीं बता सकता कि ये तीनों ज्वालामुखी कब फटेंगे। जादूगर बेटन के गंभीर भाव देखकर मलिन ने सिर हिलाया। फिर उसने गहरी सांस ली और पहले ज्वालामुखी की ओर दौड़ पड़ा। डॉट डॉट डॉट। हाँ, मलिन ने अंधेरे ज्वालामुखी के अंदर राहत की सांस ली। वह बिना किसी प्रयास के ज्वालामुखी के तल तक नीचे उतर गया। ज्वालामुखी के अंदर की हवा बेवजह शुष्क और गर्म थी। इससे मलिन थोड़ा और चिंतित हो गया। आमतौर पर ज्वालामुखियों में अत्यधिक गर्मी और सूखापन इस बात का संकेत होता है कि वे आसानी से फट सकते हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से ये भी साबित हुआ कि यह ज्वालामुखी पूरी तरह से विलुप्त ज्वालामुखी नहीं था। मलिन ने ज्वालामुखी के तल पर क्या है, ये देखने में ज्यादा समय नहीं लगाया। इसके बजाय, उसने सीधे अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके ज्वालामुखी के तल पर खोजबीन की। इस विशेष प्रकार के ज्वालामुखी, जो पहले भी फट चुके थे, लेकिन फिर कई शताब्दियों या हजारों वर्षों तक निष्क्रिय हो गए थे, उनमें लावा मिट्टी बनने की सबसे अधिक संभावना थी। ये बहुत गर्म है। मलिन ने ज्वालामुखी के आधार पर चट्टान की दीवार को धीरे से छुआ, जिससे उसे स्पंदित गर्मी की लहरें महसूस हुईं। अरे, ये सही नहीं है। चट्टान की दीवार का सिर्फ यही हिस्सा गर्म क्यों है? मलिन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
इसलिए उसने पलटकर चट्टान की दीवार के उस हिस्से को ध्यान से देखा जो उबल रहा था। बारीकी से जांच करने पर उसे तुरंत चट्टान की दीवार के उस हिस्से में अंतर पता चल गया। बाकी चट्टानी दीवारें बहुत सूखी और सख्त थीं, और सिर्फ यही हिस्सा थोड़ा मुलायम लग रहा था। इसके अलावा, जब उसने उस चट्टानी दीवार पर जमी धूल पोंछी, तो उसे उस पर एक तरह का लाल रंग साफ दिखाई दिया, जो बिल्कुल जलती हुई लपटों जैसा लग रहा था। मलिन को दिली खुशी हुई। उसे तुरंत लावा मिट्टी की कुछ विशेषताएं याद आ गईं, और वह चट्टान की दीवार के इस हिस्से जैसी ही लग रही थी। हाँ, मुझे अंततः यह मिल गया, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफी मात्रा में लावा मिट्टी है। मलिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर उसने जल्दी से अपना तेज खंजर निकाला और धीरे धीरे कठोर चट्टान की दीवार को चीरते हुए उसमें से लावा मिट्टी को अलग करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद लावा मिट्टी के चारों ओर की चट्टानी दीवार उखड़ गई और लावा मिट्टी मानो कठोर चट्टानी दीवार पर अंकित हो गई। अब बस लावा मिट्टी को उसके भीतर से तराशना बाकी था। जब मलिन के हाथ में धारदार खंजर चट्टान की दीवार में धंसा ही था, मलिन को एक हल्का कंपन महसूस हुआ। पहले तो ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन जल्द ही ये कंपन और भी स्पष्ट होता गया, यहाँ तक कि गर्जना जैसी आवाजें भी आने लगीं। क्या चल रहा है? मलिन ने भौहें चढ़ाईं। तब तक पूरी चट्टानी दीवार भी हल्की सी कांपने लगी थी। ऊपर से बजरी के टुकड़े भी गिरने लगे थे। पूरा ज्वालामुखी गर्म और असहनीय वातावरण में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय में तापमान काफी बढ़ गया हो। ये हो सकता है। मलिन ने अचानक ज्वालामुखी के तल की ओर देखा। अंधेरे में उसे धुंधली सी लपटें चमकती हुई दिखाई दी। अचानक मलिन का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप 9